आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, राइट नाउ हम लोग सितंबर 2023 की विजन की मैगज़ीन कवर कर रहे हैं। सो फार हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस, IR, इकोनॉमी और सिक्योरिटी, ये 4 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। वीडियो टोटल 4 पार्ट्स में आती है, 2 पार्ट्स आपके पास आ चुके हैं। राइट नाउ जो पार्ट आप देख रहे हो ये वीडियो का 3rd पार्ट है। अभी हम लोग इसमें कवर करेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन, सोशल इश्यूज़ और एक टॉपिक है हमारे पास स्कीम्स इन न्यूज़ का। जब चारों पार्ट अपलोड हो जाएंगे तो मैं टेलीग्राम पर ये हाईलाइटेड PDF अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक ना 2 जगह पे है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, आपको दिख जाएगा सामने ही। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सर्च भी कर सकते हैं UPSC मंथली कंपाइलेशन, फिर नीचे एक पिंड कमेंट होता है, वहाँ पर ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आसानी से। तो हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट सेक्शन का। लेट्स गो टू पेज नंबर 67। एनवायरनमेंट सेक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। तो ये जानेंगे न्यूज़ में क्यों है, क्या है ये प्रोग्राम, व्हाट इज़ NNCG, अचीवमेंट्स क्या रही है, चैलेंजेस क्या रहे हैं, एंड स्ट्रेटजिक एरियाज़ वगैरह देखने की कोशिश करते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में एक रेलेवेंस रखता है। मेंस के बारे में मैं आपको इसका हल्का सा बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2023 का ही GS3 का जो भी पेपर आया था, उस GS3 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को लेकर के। और क्वेश्चन बहुत सिंपल था। एग्जामिनर ने पूछा था कि कमेंट करो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और कुछ इंडिया के वेटलैंड्स बताओ जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो कि हमारे रामसर साइट्स में भी हैं। तो रामसर साइट्स वेटलैंड जो था ना, अभी तक ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंस ले रहा था। हर साल या तो मैप से पूछ लेंगे या नाम पूछ लेंगे, लोकेशन कुछ ना कुछ पूछ लेते थे। इस बार उन्होंने ये प्रीलिम्स मेंस में बना के पूछ लिया। तो क्वेश्चंस इस तरह से आ जाते हैं। इसलिए जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ना, इसको हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे। अभी ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली कुछ प्रोजेक्शंस के बारे में बात की गई थी कि जो भी गंगा वगैरह को, गंगा का पानी जो गंदा होता है उसको ट्रीट करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह लगाए गए थे ना, तो जो इंस्टॉल्ड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स है ना, ये सिर्फ 20% सीवेज को ही ट्रीट कर पा रहे हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या कॉन्सेप्ट रहा है। सबसे पहले ना, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस NMCG। तो ये प्रोग्राम एज ए सोसाइटी रजिस्टर किया गया था। तो दिस इज़, मैं आपको इसके बारे में देखो, उसका पूरा नाम का एक्सप्लेनेशन है, इन्होंने चेंज किया था। सो इट केम आउट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, ये एक एजेंसी है एक्चुअल में जो इस पूरे मिशन को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये एजेंसी एज ए सोसाइटी रजिस्टर की गई थी 2011 में। ठीक है, तो इनमें कुछ प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं। जैसे कि क्या करना होता है ना, कि कुछ स्ट्रक्चर में काम करता है ये। जैसे गंगा जो है ना, पूरी की पूरी गंगा जो फ्लो कर रही होगी उसके आसपास बहुत सारा गंदा पानी होता है, उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, वहाँ पर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो पूरे के पूरे गंगा के आसपास का जो एरिया है ना, पूरा इकोसिस्टम ही कह सकते हो आप, इकोलॉजी कह लो, उस सबको रेजुविनेट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और उसमें एक बहुत मेजर अप्रोच का इस्तेमाल करने वाले होते हैं, वो होता है रिवर बेसिन अप्रोच। ये आप जब पूरा टॉपिक पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा रिवर बेसिन का क्या। बेसिकली उस बेसिन के आसपास ही रहेंगे जहाँ जहाँ गंगा का पानी अवेलेबल होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट मिला था वर्ल्ड बैंक का। और इसमें एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास एक नेशनल गंगा काउंसिल है, उसके हेड है प्राइम मिनिस्टर। ये बात बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हेड कौन कर रहा है, एक टास्क फोर्स है, फिर स्टेट लेवल पर कमिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ हैं। अभी जो स्टेट गंगा कमिटीज़ हैं ना, ये सिर्फ वही स्टेट्स हैं जहाँ से गंगा नदी बहती है। इंडिया के सारे स्टेट्स नहीं हैं इसके अंदर। इट्स एज सिंपल एज इट इज़।
तो एक कंजर्वेशन मिशन है, ठीक है, पॉल्यूशन को रोकने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए। ये 2 फेजेज़ में आया है। पहला मिशन जो था वो 2014 से 2021 तक था। अभी सेकंड मिशन पे हम काम कर रहे हैं 2022 से 2026 तक। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% पैसा कहाँ से आ रहा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? NMCG। तो क्या कुछ करने वाले हैं? रिवर के आसपास का डेवलपमेंट करेंगे। रिवर के पास जो सीवेज होता है उसको, रिवर का सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी आसपास की बचाएंगे। एफॉरेस्टेशन, जहाँ से जंगल वगैरह काट दिए गए थे उनको दोबारा से लगाएंगे। जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे उन पे भी काम करेंगे। पब्लिक को अवेयर करेंगे। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, कितना नदियों के आसपास जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह उनसे कितना गंदगी, केमिकल वगैरह जाते हैं नदी में, उन सबको चेक करेंगे। रोक सकते हैं तो रोक पाएंगे। इन सब पे काम करने वाले हैं। तो मेजरली कहाँ हो गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहीं से गंगा नदी बहती है। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि क्या एकमात्र यही मिशन है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 2014 के अंदर ना एक फ़ंड भी बनाया गया था क्लीन गंगा का। फिर हमारे पास एक अथॉरिटी है, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी। तो ये पहले एग्जिस्ट करती थी, बहुत पुरानी थी, ठीक है, बट इसको 2016 में डिसॉल्व कर दिया गया था और इसके बाद बनाया गया था नेशनल गंगा काउंसिल। फाइन। फिर 2017 में जो हमारा NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने गंगा में कोई भी तरह का वेस्ट अगर आप डिस्पोज करोगे ना उसी पर बैन लगा दिया था। फिर दूसरे कुछ देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी, हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। कोलैबोरेट किस चीज़ में कर रहे हैं? डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ को लेकर के, कि उन्होंने अपने एरिया की नदी को कैसे साफ़ किया, तो हम उनसे लर्निंग्स ले रहे हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हुआ क्या है ना, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था ना, इसमें कुछ अचीवमेंट्स थी। तो उन्होंने ये देखा था कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन थी ना, वो एक सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया था कि एक्सेप्टेबल लिमिट्स में होती है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन से हमें पता चलता है कि जो वो फ्लोइंग रिवर होती है ना, उसकी हेल्थ कैसी है, बिकॉज इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है वहाँ की मरीन लाइफ के साथ। बेसिकली पूरी की पूरी जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, उसके साथ कनेक्शन होता है। तो जो लिमिटेड एक रेंज रखते हैं, वो रेंज बता नहीं रखी है हम लोगों को, क्योंकि वो बहुत इंटरनल चीज़ है और उसको ऐसे याद करना ज़रूरी नहीं होता एग्जाम के लिए। बट जो रेंज रिक्वायर्ड होती है ना, तो सर्वे में पता चला था कि वो परमिटेबल रेंज के अंदर ही था। ये वाला भी था कि जो ग्रॉसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको CPCB के अंडर लेके आए थे, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कभी कहीं पर दिखाना हो ना, गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी हो, तो आप किसी भी प्रोग्राम की इस तरह की अचीवमेंट को दिखा दो, तो ये याद रख सकते हो। इसलिए मैंने ये वाला अंडरलाइन किया, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया ताकि आप इसके ऊपर ज़्यादा समय ना बिताओ। वैसे पढ़ लो, ठीक है, अभी समझने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्ज़ाम ना, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, सब कुछ लिख नहीं सकते। तो आपको देखना पड़ेगा कि सब में से बेस्ट क्या है जो मुझे याद रह भी जाएगा और मैं लिख भी पाऊँ। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या है ये पूरा का पूरा नमामि गंगे प्रोग्राम। अब एक लेटेस्ट प्रोजेक्शन जो की गई थी ना इस प्रोग्राम के ऊपर, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो 5 मेजर स्टेट्स हैं उसमें से 20% जो सीवेज वाटर है वही ट्रीट हो रहा है। मुझे याद है जब मैं लास्ट ऋषिकेश में गया था, तो अगर आप में से कोई गया होगा तो ऋषिकेश का जो पूरा घाट वाला एरिया है ना, उसमें आप जो चलते रहते हो इधर को, मतलब साउथ साइड वाला जो है, तो सीता पुल है वहाँ पर ना, 3 पुल हैं। एक राम झूला है, पुल को झूला बोलते हैं, वहाँ पर लक्ष्मण झूला है तो लक्ष्मण पुल है, और ये पहले 2 पुल हुआ करते थे। तो गंगा नदी जो ऐसे ऐसे बह के आ रही होती है ना, वहाँ पर ऐसा सा कुछ फ्लो है गंगा का। ऋषिकेश वाले एरिया, तो यहाँ पर सारे आश्रम वगैरह हैं। यहाँ वो बीटल्स आश्रम है, यहाँ परमार्थनी की, यहाँ वो शिव जी की मूर्ति है जो केदारनाथ फ्लड में बह गई थी, तो यहाँ पूरा वो बसा हुआ। इधर इस साइड में तपोवन वाला एरिया है, ये राजा जी नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है। जब आप ऋषिकेश में एंटर करते हो तो बेसिकली ये वो एरिया है सारा जहाँ पर घाट वगैरह हैं, तपोवन में सारे होटल्स वगैरह हैं, इधर आश्रम वगैरह हैं। इस साइड में गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा नहीं सकती हैं, तो यहाँ पर राम झूला बना हुआ, ऐसे लक्ष्मण झूला है, राम झूला है। तो वो झूले जो ना फिर वॉकिंग एरिया है, आप वॉक करके जा सकते हो, गाड़ियाँ नहीं जा सकती उस पर से। स्कूटी ले जा सकते हो, साइकिल, बाइक, पर कार नहीं जा सकती। तो पहले ये 2 ही थे, राम और लक्ष्मण का। कुछ समय पहले वहाँ की सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने एक जानकी पुल बनाया, उसको सीता जी के नाम पर रखा। जानकी सीता जी का नाम था ना, इसको भी उन्होंने वॉकिंग ही बनाया, स्कूटी बाइक जा सकती, कार नहीं जा सकती। तो अभी हो क्या गया ना, मैंने आपको जो सीन बताया, इस रीजन में अगर आप, मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल रिसेंट में गए हो, जिनको रास्ता पता हो, इफ़ यू जस्ट कीप वॉकिंग दिस साइड ना, लास्ट में ना ये नमामि गंगे प्रोग्राम का बहुत बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है ऋषिकेश में। वो वहाँ से नदी, जो शहर का जो सारा गंद आता है ना ऋषिकेश का, उस सबको ट्रीट करता है। तो मैं उसके बहुत पास गया था, मैंने प्रॉपर्ली उसको टच करके देखा हुआ है, उसको ऊपर तक वॉक करके। वो पानी तो साफ़ निकाल देता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया था, मैं अपने फ्रेंड के साथ, हमने कहा यार ये वो प्रोग्राम वगैरह था उस पर चल रहा है, तो उसमें क्या था कि ना स्मेल तो आ रही थी उस पानी के अंदर इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, और उसके बियॉन्ड भी
जो पानी इस ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहा था उसके अलावा भी गंदा पानी था जो डायरेक्ट नदी में जा रहा था, जिसको किसी ने कंट्रोल नहीं किया हुआ था। तो आप देख पा रहे हो ना, सिर्फ 20% सीवेज वाटर ही ट्रीट हो पा रहा है। ये प्रोजेक्शन है। तो उसमें पता चला था कि टोटल 409 प्रोजेक्ट्स हैं, ओनली 232 हैव बीन कंप्लीटेड 2022 तक। तो ये डेटा है। अगर आपको कहीं गवर्नमेंट के डिले के बारे में मेंशन करना हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दोनों साइड दिखानी होती है कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा भी किया और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें की जिस पर डिले हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसको सॉर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक कमी दिखा भी सकते हो। चलो अब इस प्रोग्राम के चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहले देख लिया हम लोगों ने, डिले चल रहा है तो ज़मीन हैंड ओवर करना, है ना, परमिशन लेना नहाई से। अब वहाँ पर सड़कें हैं, सड़कों के आसपास से नदी का काम करना होता है तो हमको पूरा का पूरा जो रोड्स डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, रेलवे से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ 14,000 करोड़ के आसपास दिए गए थे, बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रही होती है ना कि डिपेंडेंसी की, कि स्टेट जो है वो सेंटर पे डिपेंड करते हैं, तो इसको मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा है। वैसे देखा जाए ना तो 14,000 करोड़ देना ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये 14,000 करोड़। इसमें नदी तो साफ आराम से हो जाती है। इनएडिक्वेट सीवेज ट्रीटमेंट, मैंने बताया ना, मैंने आपको जो रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया ना वो सब यही कह रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होते हैं जो फैक्ट्रीज़ वगैरह लगी होती है ना, जहाँ से बहुत सारा वेस्ट निकल रहा होता है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, केमिकल वेस्ट भी होता है, वो नदियों में चला जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। गवर्नेंस के अपने लेवल के इशू होते हैं, कहीं पर दुनिया भर की अथॉरिटीज़ बना दी हम लोगों ने, है ना, कितनी सारी चीज़ें, 4-5 चीज़ें, तो अलग अलग डुप्लीकेशन ऑफ हो रहा है एफर्ट्स का भी। पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम थी, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर ना और सिविल सोसाइटी है वो इसमें भाग नहीं ले पा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज़। मुझे लगता है कि अगर ये आ जाएगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी को अगर आप 14,000 करोड़ दोगे ना, वो 1,000 करोड़ में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरी गंगा नदी को साफ़ कर देंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो। मल्टीपल अथॉरिटीज़ के बाद ना प्रॉब्लम आ जाती है, प्राइवेट वाला भी आएगा ना, उसको भी देखना पड़ेगा यार, इतनी सारी अथॉरिटीज़ से परमिशन लेना, बार बार अलग अलग स्टेट में जाना, मल्टीपल स्टेट्स हैं, हर स्टेट में सेम गवर्नमेंट नहीं होती, कैन नॉट पुट, इट बिकम्स रियल डिफ़िकल्ट। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। नमामि गंगे स्ट्रेटेजिक एरियाज़ ऑफ इन्टरवेंशन, ये इंटरवेंशन होना चाहिए, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया होगा। देखो अब निर्मल गंगा, अविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा, अर्थ गंगा। मैंने आप लोगों को पहले अर्थ गंगा के बारे में एक एडिटोरियल में बताया था, एडिटोरियल का कंटेंट था, ये न्यूज़ में आया था। तो अर्थ गंगा का मैं आपको एक बार माइंड मैप दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने माइंड मैप डाउनलोड कर ली है ना, तो आपको उसमें अर्थ गंगा का दिख भी जाएगा। अर्थ गंगा 2019 की जो मीटिंग वगैरह हुई थी तब बनाया गया था, ठीक है। तो ये माइंड मैप से पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ, ये एडिशनल चीज़ें होती हैं ना, उसमें मैंने ये नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में भी आपको पूरा मेंशन किया हुआ है। तो इफ़ यू लुक एट इट, ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे ना सारा स्ट्रक्चर, ये देखो, गंगा काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर के अंदर ना, स्टेट गंगा कमेटी, टास्क फोर्स है, गंगा प्रहारीज भी हैं, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर्ली मेंशन। तो एक और माइंड मैप भी है पूरा नमामि गंगे मिशन का, तो ये जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है डिस्क्रिप्शन लिंक से, वो चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। निर्मल में सीवेज वगैरह के ऊपर फोकस करेंगे, पॉल्यूशन पे। अविरल के अंदर इकोलॉजिकल फ्लो, है ना, वेटलैंड मैपिंग। जन गंगा के अंदर जो घाट वगैरह होते हैं, गंगा उत्सव, है ना, गंगा क्वेस्ट। और ज्ञान गंगा के अंदर वाटर क्वालिटी हो गया, गंगा के आसपास माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। आर यू गेटिंग इट? उसी पूरे प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट और एस्पेक्ट्स ऐड कर दिए थे ताकि पूरे प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। बट हमने जब देखा कि वी हैव सीन द इश्यूज़, व्हाट वी कैन डू फर्दर, वेरिफिकेशन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। हर एक प्लांट को चेक किया जाए, इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, सेटअप हुआ कि नहीं, मैनेज कौन कर रहा है, ऑडिटिंग की जाए प्रॉपर। इस चीज़ के लिए व्हाट वी कैन डू ना, वी कैन कॉन्टेक्ट द प्राइवेट एजेंसीज़ ऑडिटिंग के लिए, इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ को हायर कर सकते हैं, तो वो कमियाँ बता सकती हैं। इवन कैग कैन वर्क ऑन दिस। 14,000 करोड़ का बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कैग को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। रिवेन्यू जनरेशन पे काम कर सकते हैं, कुछ तरीके निकाल सकते हैं कि इसको ऑपरेट करने के लिए कहीं से रिवेन्यूज़ आए। अब रिवेन्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। गवर्नमेंट जहाँ पर वो सारा सीवेज का पानी आ रहा होता है, छोटा सा एक बहुत ही मामूली सा एक टैक्स लगा दो उस पर, ठीक है। मतलब दिस आर फ्यू सजेशंस, देयर कुड बी मैनी मोर थिंग्स ऑल्सो। वैसे अपना रेलवेज़ ही है, भारत में कितनी बड़ी रेलवे लाइन चलती है। अगर रेलवेज़ एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन को अच्छे से मैनेज करे तो रेलवेज़ हमारा एडवर्टाइजमेंट से बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा। वो बिल्कुल मतलब प्रॉफिट में चला जाएगा रेलवेज़। हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, तो वो उस पर काम करना पड़ता है।
लोकल एरियाज़ में वहाँ पर बहुत सारे पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स होते हैं, उनको भी रिस्टोर करना पड़ेगा। लैंड रिकॉर्ड्स, ज़मीन किस किस की कितनी है ना, क्योंकि ज़मीन क्या होता है ना, रिवर के आसपास में ना फ्लड प्लेन होता है वो पूरा, तो वहाँ पर डिफरेंट टेरेंस। अब केदारनाथ फ्लड के बाद बहुत सारे घर बह जाते हैं, है ना, नदी का रास्ता अलग हो जाता है, तो सबके लैंड रिकॉर्ड्स टाइमली अपडेट होते रहें। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, रिवर लिंकिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वी कैन वर्क अपॉन देम, बट ये तो बाद की चीज़ें हैं। जितना ऑलरेडी है, ये जो पूरा का पूरा प्लान है, अगर यही एग्जीक्यूट हो जाता है ना, तो ये वाला इशू ही ख़त्म हो जाएगा। एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस, ये इशू ख़त्म करना है। सो लर्न दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, जो नेशनल लेवल के प्रोग्राम होते हैं ना, खास करके जो 1 साल तक, पिछले 1 साल में न्यूज़ में ज़्यादा रहे होते हैं। अब जैसे वेटलैंड वाला लास्ट ईयर न्यूज़ में बहुत था, क्योंकि नए वेटलैंड्स वगैरह ऐड किए गए थे, तो यूपीएससी ने क्या किया कि मेंस में क्वेश्चन बना के ही पूछ लिया कि भाई तुम वेटलैंड्स का मेंस का क्वेश्चन लिख दो। और वो क्वेश्चन भी ना 15 नंबर वाला आया था, 10 नंबर वाला नहीं आया था। आप देखना पेपर में जाके, 15 नंबर के क्वेश्चन में 3 शीट मिलती हैं आपको भरने के लिए, 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 शीट भरनी होती है, तो 3 शीट के हिसाब से था वो क्वेश्चन। ओके, तो उसमें मैप बनाने का भी बेनिफिट मिलता है जो लोग बना देते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के हिसाब से कीजिएगा। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है, प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स के लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है, इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसके बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स है जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सब के नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस,
रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह. सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा. स्टैटिक भी है एंड देन डायनामिक कंटेंट इज़ ऑल्सो देयर. तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी है. वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है. लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है. फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था. इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं. अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ. तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं. 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में. इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके. फिर बहुत सारे रैंडम भी है. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर. सो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को. अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है. किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम. बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है. एंड अपनी नीड्स के हिसाब से इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी. जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे. आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके. बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से. 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो. कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो. तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे. तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया. तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे. आंसर राइटिंग करते रहें. बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से. देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स. उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे. 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं. 3S में स्किल, स्केल, स्पीड. ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है. 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी. 3F मतलब फंड, फंक्शन. ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो. आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे. इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो. उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं. तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो. और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़. देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर. डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है. ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा. उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना. ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी. इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर. जैसे कि ये रहा आपके सामने. अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए, तो आपकी
फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें एग्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा। फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको। तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ देम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है। तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे। फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, दो चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है। और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, अरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने के, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है। उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर UPSC हैंडी बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप
प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो विद इन 7 डेज़ आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज़ करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज़ करो, अदरवाइज़ ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। टॉपिक नंबर 5.2 हम लोग बात करेंगे IPBS की एक असेसमेंट रिपोर्ट आई है अबाउट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। तुम लोग जानेंगे व्हाट इज़ दिस IPBS, इन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई है और ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ क्या होती हैं, उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ डेटा भी देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्या होती हैं ये स्पीशीज़ एंड एवरीथिंग। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं शुरुआत करूँगा ये स्पीशीज़ वगैरह को लेकर के। एलियन स्पीशीज़, जो एलियन वर्ड होता है ना, इसका एक्चुअल में कनेक्शन बनता है फॉरेन के साथ, समथिंग विच इज़ नॉट अस, विच इज़ नॉट आर्स, जो अपना नहीं है, दूसरा, विदेशी। एलियन मतलब अनजान। जैसे हम लोग कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं ना, एनिमी कंट्रीज़, ठीक है। अब एलियन के बारे में हम लोग बात करते हैं समथिंग विच इज़ नॉट नोन, ऐसे कुछ लोग, ऐसे प्राणी, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे चीज़ें जो जिन्हें हम ना जानते हैं ना पहचानते, बट वी एज्यूम दैट दे एग्जिस्ट। तो ऐसी कुछ स्पीशीज़ होती हैं, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कोई पेड़ हो सकता है, कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, कोई बटरफ्लाई हो सकती है ना, कोई भी ऐसा बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हो सकता है जो इन्वेजिव है। अब इन्वेजिव कैसे होगा, छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करो। ये कंट्री A है, ये कंट्री B है, ये कंट्री C है, ये कंट्री D है। अब D के पास कोई एक फ्लावर है, ठीक है, वो या नेटिव है, वो यहाँ होता है, वो पैदा उस ज़मीन में होता है, मे बी कोई ट्रॉपिकल एरिया हो सकता है, टेम्परेट हो सकता है, ये पौधा यहाँ पाया जाता है, ठीक है। किसी कारण से इस पौधे का कोई बीज क्या तो कोई व्यक्ति कैरी करके ले गया गलती से, या हवा से, या समंदर के थ्रू, या किसी जानवर के थ्रू, कैसे भी किसी भी कारण से मे बी उड़ता उड़ता कैसे ना करके A के एरिया में पहुंच गया। और हो सकता है कि इस बीज को यहाँ पर वो वाला टेम्परेचर, वो एनवायरनमेंट मिल गया उसके सर्वाइवल के लिए, लेकिन A के पास अपने खुद के बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं। तो मे बी ये वाला जो प्लांट था जिस पे एक पौधा उगता था, ये एक फूल निकलता था, ये उस एरिया को इन्वेड करना स्टार्ट कर दे, यानी कि वहाँ की किसी पर्टिकुलर प्लांट को, हर्ब को, कोई एनिमल्स को खा ले और वो मरने स्टार्ट हो जाएं। तो क्या हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है, एक एलियन स्पीशीज़ दूसरे एरिया में जाकर इन्वेड कर रही है, तो उसी को बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। एलियन स्पीशीज़ है ना, एनिमल्स, प्लांट हो सकते हैं विच आर इंट्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू द न्यू रीजन्स, ठीक है। अब उसमें बनता है सारी की सारी एलियन स्पीशीज़ इन्वेजिव नहीं होती हैं। तभी मैंने कहा ना कि कोई फूल, कोई पौधा, कोई जानवर हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ना अपने बायोडाइवर्सिटी के लॉस की, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे कैसे हो रहा होता है, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, है ना, और हंटिंग के कारण भी हो रहा होता है, एंड टू मच ऑफ कंजम्पशन के कारण हो रहा होता है, टू मच ऑफ मटेरियलिज्म के कारण, देयर आर मल्टीपल वेज। तो जो टॉप 5 के होते हैं उसमें से वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। इनके कारण बायोडाइवर्सिटी का भी नुकसान हो रहा होता है। वायरस ही हो गया, वायरस क्या कर रहा होता है, इन्वेड तो कर रहा होता है हर जगह पर जाकर के। कुछ वायरस जानवरों पर इम्पैक्ट करते हैं, कुछ किसी पर्टिकुलर कीटाणु पर इम्पैक्ट करते हैं, है ना। बर्ड फ्लू हो गया, एनिमल फ्लू हो गया, ये जानवरों की बीमारियाँ आती है, क्या हो रहा है, इन्वेजन ही तो हो रहा है। अब वो क्या होता है ना कि उनका ना रिप्रोडक्शन बड़ा फास्ट होता है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के फैक्टर्स के बारे में। वो डिस्पर्स बड़े तेज़ी से करते हैं, फैलते बहुत तेज़ी से हैं, ठीक है, उस एरिया पे बहुत जल्दी अडॉप्ट कर जाते हैं, सर्वाइवल इनका रेट बड़ा अच्छा होता है इन चीज़ों का, ठीक है। अब एक बार इसके बारे में देखते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंट की साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म है जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज पे काम करता है। ज़्यादा पुराना नहीं है, 2012 में ही इसको बनाया गया था। इंडिया इसका मेंबर है और सारे UN के मेंबर्स इसके लिए एलिजिबल भी हैं। बेसिकली ना एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब अलग अलग देशों की सरकारें इसका हिस्सा हैं और ये किसी पॉलिसी वगैरह पे काम करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं हैंडल करती होगी। तो क्या कर रहे होंगे, एक सोच करके देखो ना, हर चीज़ के वेलबींग और वेलफेयर पर काम कर रहे होंगे ये लोग। इसके हेडक्वार्टर जर्मनी के बॉन एरिया में है, ठीक है। यू गॉट दिस थिंग ऑल्सो। अब ज़रा डेटा देख लें। अभी तक विश्व के अंदर हम लोगों ने 37,000 एलियन स्पीशीज़ को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया था। 3,500 इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। 34% इम्पैक्ट करती हैं अमेरिका में, यूरोप, सेंट्रल एशिया में, इस तरीके से। 75 जो नेगेटिव इम्पैक्ट वाली हैं वो आती हैं टेरेस्ट्रियल रेम से, हाँ। अब इसमें आपको याद क्या करना होगा, जब ऐसे मल्टीपल डेटा होता है ना, ट्राई टू रिमेंबर द ईजीएस्ट वन, ठीक है। बस ये याद रखो, विश्व के अंदर 37,000 एलियन स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये याद ना हो डजेंट मैटर, और इजी वाले पे आ जाओ। 3,500 इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होती हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की, बस। चारों डेटा याद नहीं करने आपको।
एक बुद्धिमान एस्पिरेंट वही होगा जिसको पता होगा कौन सा डेटा मैं यूज़ करना सही चाहूँ। इसी को बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। उसको एनालाइज करना आना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कैसा, मैं लिख कैसा पाऊँगा, क्या मैं इसको याद कर पाऊँगा, इतना परसेंट प्रोपोर्शन अमेरिका में सेंटर, कुछ का ना दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वो सोचते हैं कि मैं डेटा ये वाला ले लेता हूँ, मैं मैप ड्रॉ कर दूँगा और मैप से दिखा दूँगा। तो ठीक है, मतलब चल सकता है दिमाग, किसी की हो ऐसी मेमोरी तो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सिर्फ एक यही क्वेश्चन नहीं आ रहा है। GS 1 2 3 4 बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक पेपर में 20 सवाल होते हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के। हाउ विल यू रिमेंबर ऑल सच डेटा? सो ये टॉपिक के आने के चांसेस कितने हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ वाले के? बहुत ही कम। तो इसमें ये डेटा काम नहीं आएगा। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, इन्फ्लेशन का चार्ट बना के आओ अगर क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि इकोनॉमी से ऐसे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक के रिपीट होने के चांसेस और एक बार भी आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं ना, उसका सिंपलेस्ट डेटा याद करो। ठीक है, कारण क्या है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ का? कानून नहीं बनाए। 83% कंट्रीज ऐसी जिन्होंने कोई नेशनल लेवल पर कोई कानून नहीं बनाया। तो 45% के आसपास ने किसी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा नहीं लगाया। 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि ये 2005 के मुकाबले, यानी कि सिर्फ 45 सालों के अंदर, तो आज की डेट में अगर 100 स्पीशीज़ है तो 136 हो जाएंगे, यानी कि 36% के आसपास तक का इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। ग्लोबल ट्रेड भी हो रहा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्जॉटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो उनका व्यापार भी होता है। तो व्यापार के मामले में बहुत सारी डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती है ना, और इन्वेजिव स्पीशीज़ एक्सपैंड भी, डिस्पर्स भी बहुत ईजीली हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मेजर रीजन्स ऑफ स्प्रेडिंग दिस थिंग। इनिशिएटिव क्या लिए गए थे? हमारे पास एक कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का फ्रेमवर्क है, तो उसमें हम लोग ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे कुछ टारगेट्स हैं 2030 तक के। उसके तहत टारगेट 6 में हम लोग स्पेसिफिकली एलियन स्पीशीज़ को टारगेट करते हैं। एक इन्वेजिव स्पीशीज़ का प्रोग्राम भी था 1997 का। देन हमारे पास एक ग्लोबल रजिस्टर भी है कि कौन से इंट्रोड्यूस हुई हैं इन्वेजिव स्पीशीज़। रामसर कन्वेंशन में भी हम लोग वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह की स्पीशीज़ से। UN का भी कन्वेंशन है, हमारा लॉ ऑफ द सी, UN लॉज ऑफ द सी भी बोलते हैं इसको। तो वहाँ पर हम लोग मरीन एरिया को भी इस तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बायोलॉजिकल इन्वेजन होता है। अब ये बायोलॉजिकल इन्वेजन ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जनरली किया जाता है। बेसिकली आप लोगों ने कुछ मूवीज़ देखी होगी ना कि लोग वायरस को बना करके वायरस को स्प्रेड करवा देते हैं, है ना, पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए। तो उसी तरह की चीज़ें बायोलॉजिकल इन्वेजन पे होती हैं। अपनी मर्ज़ी से भी कर सकता है कोई, इंटेंशन उसकी मंशा हो सकती है, और अनइंटेंशनल भी हो सकता है, गलती से भी हो सकता है। जैसे कोविड के बारे में बोला जा रहा था ना, कोरोना वायरस जो था वो चाइना के किसी लैब में बनाया गया था। तो सो फार उसका कोई ट्रुथ निकल के नहीं आया है। इम्पैक्ट क्या होता है, नुकसान कैसे कैसे कर रहे होते हैं? तो नुकसान मैंने को बता दिया, एनवायरनमेंट डैमेज कर देते हैं, है ना। कुछ जो होते हैं ना कभी कभी बहुत फ्लेमेबल भी होते हैं, आग लग जाती है। 60% जो ग्लोबल एक्सटिंक्शंस हो रहे होते हैं ना, वो पाया गया कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के द्वारा किए जाते हैं। क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं, वो जो होते हैं टिड्डा हो जाती है। 2020 में जब भारत में कोरोना की लहर आई थी ना, तो टिड्डा वाले भी इशू आ गया था। सोशल इम्पैक्ट, है ना, लोगों की कल्चरल आइडेंटिटीज़ को, इंडिजिनस लोगों की बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं? जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में, उसको जूनोटिक बोलते हैं। तो चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर, डेंगू वगैरह, मलेरिया। मैंने पहले बताया इसको डेंगू नहीं बोलते, ये डेंगी होता है एक्चुअल में, डेंगी। हम लोग डेंगू बोल देते हैं। इकोनॉमिक बर्डन हम लोगों ने देखा 2019 के अंदर, बिकॉज ऑफ दीज $423 बिलियन का इकोनॉमिक कॉस्ट लगा था। भाई तुम ना कैलकुलेट कर लिया करो ऐसे अमाउंट को। 1 बिलियन के अंदर ना 100 करोड़ होते हैं। तो पहले तो इसको 423 से यही कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितने करोड़ बन गए। फिर उसको 80 से भी कर लेना, क्योंकि डॉलर में था, इंडियन रुपीज़ में। इतना इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक लेवल पे। करे क्या, प्रॉब्लम आ रही थी तो एक तरीका निकाला गया था पाथवेज़ को लेकर के। पाथवेज़ में क्या होता है ना, हम लोग हर एक को कंट्रोल, प्री बॉर्डर, बॉर्डर, पोस्ट बॉर्डर। वी नो एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, और पता चल रहा है कि बी के कारण वो इधर से इधर कोई मूवमेंट आएगी, किसी भी स्पीशीज़ की आ रही होती है। वी नीड टू चेक एवरीथिंग। बॉर्डर क्रॉस करने से पहले क्या था, बॉर्डर पर क्या स्टेटस है, बॉर्डर के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। आर वी कीपिंग देम अंडर बायोसिक्योरिटी रेंजेस, ठीक है, कोई कन्फाइनमेंट वगैरह है उनका, ऐसा प्रॉपर सील्ड है, मॉनिटर्ड है कि नहीं है। ये पूरा का पूरा होता है पाथवे मैनेजमेंट। अब ये अपने आप में कीवर्ड है आपके लिए। जब आप सजेशन लिखते हो ना किसी टॉपिक के अंदर, यू कैन राइट दिस थिंग, खास करके एनवायरनमेंट वाली चीज़ों पर, है ना, कि वी कैन यूज़ द पाथवे मैनेजमेंट का तरीका। तो हम लोग हर चीज़, ये ज़रूरी है क्या सिर्फ
इन्वेजिव स्पीशीज़ के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को, ठीक है। तो ये कीवर्ड है आपके लिए। ऐसे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, मैंने आप लोगों को कलेक्शन दिया हुआ है 400 के आसपास का, तो उसकी आंसर राइटिंग बड़ी अच्छी जाती है आपकी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लेना डाउनलोड। लोगों को जागरूक करो। अभी इस टॉपिक को पढ़े बिना लोगों को पता भी नहीं चलता, अक्सर लोग इस बात को अनजाने में लेकर चलते हैं। गवर्नेंस का इशू है, वी नीड टू वर्क ऑन द इंटीग्रेटेड द होलसम गवर्नमेंट, है ना। कोलैब करो, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ कोलैब करो, इंटर गवर्नमेंटल कोलैब होना चाहिए। दैट्स वाई सच ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, इस तरह के ये जो ग्लोबल लेवल पर कन्वेंशंस होते हैं ना, इसमें ये हो पाता है, ये इंटीग्रेशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना पड़ेगा। वी कैन वर्क मोर, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, और इकोनॉमिक एक्सपर्टीज़ को बुला सकते हैं, कैसे इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझा जाए। बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, तो पैसा बहुत लगेगा। सो दिस टॉपिक हैज़ मोर रेलेवेंस, दिस थिंग हैज़ प्रीलिम्स रेलेवेंस। बाकी ओवरऑल द टॉपिक है, ये मेंस में वैल्यू रखता है। येस, दे कैन आस्क समथिंग अबाउट, अगर कोई रिसेंट में ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा ना, नोटिस में आया हुआ, तो ज़रूर पूछेगा यूपीएससी। इन द टॉपिक नंबर 5.3 वी विल टॉक अबाउट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एक नई रिसर्च से पता चला था कि पूरे के पूरे अर्थ सरफेस पर हमारी जो ये वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, 1000 के आसपास है काउंट में, ये ओवरऑल अर्थ सरफेस का लेस देन 1% हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना प्लेनेट की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, तो उस बायोडाइवर्सिटी का 20% इस 1% एरिया में पाया जाता है। तो अगर आप देखोगे, ये पूरी की पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप कहीं ना कहीं मेंस में यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके पास नोट्स किस तरह के बनाए हुए हैं, आपने कहाँ पर स्पेस छोड़ा है ये वाला फैक्ट ऐड करने के लिए। तो ये रिसर्च की थी यूनेस्को ने प्लस IUCN ने मिल करके। समझने की कोशिश करेंगे इस पर क्यों काम किया गया था। तो ये वर्ल्ड की जो हेरिटेज साइट्स हैं और ये कन्वेंशन है, ये क्या है। तो कन्वेंशन तो है पूरी की पूरी जो हमारे वर्ल्ड की कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को बचाने का है, एंड कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ। तो इसमें 195 स्टेट पार्टीज़ हैं, इंडिया भी इसका हिस्सा है। एंड क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कम्युनिटीज़, यानी कि किस पे काम कर रहा है, ये 5 C's पर फोकस करता है। तो वर्ल्ड के अंदर 2023 के 27 सितंबर तक, यानी कि आज से एग्जैक्टली 1 महीना पहले तक, पूरे वर्ल्ड में टोटल 1199 हेरिटेज साइट्स थीं। इसमें से 42 साइट्स जो हैं, 42 वो भारत में हैं। उसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड हैं। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पर। मैं हर एक वीडियो में 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़्यादा नहीं। आप इनके क्वेश्चन सर्च किया करो, थोड़ा सा सर्च करते टाइम एफर्ट जो लगता है ना, वो उस डेटा को ब्रेन में रजिस्टर करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन ये है, एक तो ये जो मिक्स्ड वाली है ना, इसका नाम बता दो कि भारत की एक ही मिक्स्ड साइट है, उसका नाम क्या है। दूसरा मुझे ये बता दो कि जो टोटल 1199 जो है, तो ऑलमोस्ट 1200 है, ये मैक्सिमम कौन सी कंट्री में है। बहुत ही आसान है, और वो कंट्री का नाम गेस करना थोड़ा शायद आपके लिए मुश्किल होगा। आप एरिया से मत जाना इस कंट्री पर, इस कंट्री का एरिया ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा होंगी, एरिया से रिलेशन नहीं है उसका। तो 2 सवाल हैं, ये वाला और ये वाला। कमेंट सेक्शन में सबको नहीं आता होगा, अगेन मैं जो सवाल पूछ रहा होता हूँ सबको याद नहीं होते, तो जिनको याद हो वो कमेंट करके बता देना, तो उससे आइडिया भी लग जाता है कि बस 1-2 लोगों को याद होते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादातर लोगों को याद होती है। जैसे मैंने वो पूछा था ना, ऐसे कौन से 6 स्टेट्स के नाम बताए थे जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो काफ़ी लोगों ने उसका सही आंसर दिया था। तो इट्स गुड, फिर वो आपको याद रहेगा। ठीक है, इन साइट्स का कन्वेंशन 1972 में आया था, और मेजरली पॉइंट ये होता है कि ना इनकी एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होती है। अब जिन भी साइट्स के नाम आप देखोगे ना, दे हैव सम रेलेवेंस, सम वंडरफुल रेलेवेंस। तो इनको प्रिजर्व करना, इनको कंजर्व करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये अपने आप में यूनिक कैसे होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भारत का कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ना, इसको हाईएस्ट लेवल का एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो ये नेचुरल, कल्चरल और मिक्स जो साइट्स होती हैं ना, इनका होराइजन देख रहे हो आप, नेचर को भी कवर कर लिया, कल्चर को भी कवर कर लिया, और कुछ चीज़ें मिक्स लेवल पर ले ली। कितने बड़े एरिया पे काम करने की कोशिश की जा रही है। थिंक ऑफ दिस थिंग, कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर सब चीज़ें होती हैं, उसको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिली हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो बहुत खतरे में होती है। उस एरिया के अंदर फ्लड का भी इशू बहुत होता है। जब भी फ्लड आती है ना उस रीजन में, तो बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। तो वी आर सेविंग द नेचर ऑल्सो, और वहाँ पर आसपास के जो ट्राइबल लोग रहते हैं, जो नेटिव्स हैं, जो भी वहाँ पर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, उनको प्रिजर्व करना हमारा धर्म बन जाता है फिर। तो वी आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग। व्हाट वी कैन डू कि हम लोग ना रीजनल लेवल के ऊपर प्लानिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए एक फ़ंड भी होता है,
अगर अर्जेंट नीड वगैरह में रिक्वायरमेंट होती है तो, और कुछ ऑब्लिगेशन होती हैं जो भी इसकी जो 195 पार्टीज़ है ना, तो उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है लगातार कमेटी को। जैसे कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली थी कि जब से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट के अंदर हम लोगों ने काजीरंगा को ऐड किया था ना, उसके बाद से काजीरंगा और चितवन के अंदर जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो थे ना, इनकी पॉपुलेशन डबल हो गई थी। तो द मोमेंट वी टैग देम, हम लोगों ने क्या किया है, हमने इसको एक लेबल दिया, हमने इसको टैग किया। द मोमेंट वी कंसिडर दिस कि ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं, वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ होती हैं, वो उसको और ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। दे प्रिजर्व इट मोर, दे बिकम वेरी केयरफुल, दे बिकम अवेयर अबाउट इट। तो सभी राज्यों को, सभी स्टेट्स को, सभी पार्टीज़ को मिलकर के योगदान करना चाहिए। वी कैन वर्क ऑन द पॉलिसीज़, है ना। गवर्नमेंट कुछ नीति ही बना सकती है, पूरा का पूरा मिशन बना दो, उसमें प्रोजेक्ट्स निकाल दो, तो इट वर्क्स इन ए बेटर ऑर्गेनाइज, इन ए बेटर मैनर, स्ट्रक्चरल तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट टैगिंग दैम, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग सम लेबल ऑन दैम, इट्स मोर अबाउट क्रिएटिंग द बैलेंस ऑफ नेचर अलॉन्ग विद द कल्चर। सबके बीच में ना अपने आपस में एक लिंक बना होता है, उस लिंक को हमें मेंटेन करना होता है, बिकॉज दैट लिंक इज़ नॉट क्रिएटेड बाय अस, इट जस्ट एग्जिस्ट, और उसका एग्जिस्टेंस ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे प्रोग्राम्स बहुत मदद करते हैं उन चीज़ों को। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपको कहीं लिखना हो एग्जाम्पल कि किसी कंजर्वेशन प्रोग्राम के क्या रिजल्ट होते हैं, तो यू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, है ना, कि वो जो वन हॉर्न राइनो थे उनका नंबर डबल हो गया था जब उनको इस तरह का टैग मिला था। व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, आप जब पॉलिसीज़ बनाओगे ना, आपको ऐसे डेटा याद होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू विल बी सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम, यू विल बी ड्राफ्टिंग दी पॉलिसीज़, आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जो आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे कि इस पर क्यों इतना पैसा लगाना है, क्यों इतने रिसोर्सेज लगाने हैं, आपके डिपार्टमेंट को क्यों दे ये वाला प्रोजेक्ट। यू नीड टू पुट अप दीज एग्जाम्पल्स कि व्हेन वी डिड सच अ प्रोजेक्ट, दिस वाज द रिजल्ट, दिस वाज द आउटकम, दैट्स वाई वी नीड टू फॉलो दिस पॉलिसी। हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह के प्रोग्राम्स में ना चैलेंजेस बहुत आते हैं। हमने अक्सर देखा था, जैसे सुमात्रा ही हो गया इंडोनेशिया वाले रीजन में, वहाँ का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, वो अपने आप में एक हेरिटेज एरिया है, बट वहाँ पर नुकसान हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पूरे एरिया को डिमिनिश करने की कोशिश कर जा रही हैं, तो ये फेस करना पड़ता है ना। वहाँ की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बहुत सारा नुकसान फेस करना पड़ता है। इवन ये जो सुमात्रा वाला एरिया है ना, ये तो मतलब इसमें तो सी लेवल राइज की बात की जा रही थी। अगर आप देखोगे उसको न्यूज़ में पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड कि सी लेवल राइज एक मेजर इशू बनेगा इस एरिया में फ्यूचर में। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ कुछ डिजीज़ वगैरह देखी है वहाँ पर। अच्छा, सी लेवल राइज से एक और बात याद आ गई, तो याद ही होगा जिन लोगों ने इस बार पेपर दिया था, सी लेवल राइज पर मेंस में क्वेश्चन आया था अभी GS3 का, IPCC का क्वेश्चन था वो, कि भाई जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ना क्लाइमेट चेंज का, उसने प्रेडिक्शन किया था कि बाय 2100 जो सी लेवल होगा वो 1 मीटर तक राइज़ कर जाएगा। तो इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन आ गया था, और इंडियन ओशन रीजन पे क्या इम्पैक्ट होगा। फिर हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चलाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग ना, वी आर क्रिएटिंग सर्टेन थिंग्स, है ना। हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, विच व्हाट डज इट डू, इट हिंडर्स व्हाट, द इकोलॉजिकल फ्लो। आपने डैम बना दिया तो आपने नदी के इकोलॉजिकल फ्लो को रोक दिया। हम टेहरी डैम की बात कर रहे होते हैं, टेहरी डैम बहुत सुंदर है ना, नदी को यूज़ कर, मतलब नदी के पानी का हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे होते हैं, बट समवेयर वी हैव ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टेड द फ्लो ऑफ द रिवर ना, एंड इट हैपन्स एवरीवेयर। हम लोग रिजर्वेयर बनाते हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं एक नेचुरल फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया मेंस में क्वेश्चन आया था IPCC वाला। तो हर साल 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ग्लोबल टेम्परेचर में। तो ये हमारे पूरे के पूरे जो वेदर तो डेली बेसिस पे इम्पैक्ट हो ही रहा है, क्लाइमेट हमारा लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट हो रहा है। इसका डायरेक्ट किस किस पर इम्पैक्ट जाएगा, नेचर पे जाएगा, नेचर में सब आ गया, सारी बायोडाइवर्सिटी आ गई, तो हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी आ गई। इसलिए कुछ कुछ को आइडेंटिफाई कर करके धीरे धीरे उसको आइडेंटिफिकेशन बढ़ाना है, उनको प्रिजर्व करना है। कुछ यूनेस्को की साइट्स हैं कीव में और लीव में, है ना, वो उनको बोला गया कि दी साइट्स आर इन डेंजर, क्योंकि वहाँ पर यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जब वॉर वगैरह होता है तो इस तरह की साइट्स को कन्वेंशन में लिखा होता है कि वॉर के टाइम पर इन चीज़ों को नहीं छेड़ना है, बट कौन किसकी सुनता है। अभी हम लोगों ने देखा इजराइल और हमास के बीच में जो फाइट हुई थी, उसमें एक हॉस्पिटल को अटैक किया गया था। अब उसके कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमास बोल रहा है इजराइल ने किया, इजराइल बोल रहा है हमास ने किया, बट व्हाट हैपेंड, वहाँ पर 500 के आसपास लोग मर गए। हॉस्पिटल पे कौन अटैक करता है, कन्वेंशंस के हिसाब से नहीं करना होता है ना, बट ये हो जाता है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज़ें भी शिकार बनती हैं, वही हेरिटेज साइट्स के साथ भी होता है। नेशंस मॉडिफाई द लीगल प्रोटेक्टिव स्टेटस ऑफ द एरा, ठीक है, इट्स ओके फाइन।
अब आपको समझ में तो आ गया होगा ना कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, क्या डेटा होता है। ये 2 चीज़ बताना मुझे कमेंट में, थोड़ा सर्च करके आपको याद हो जाएगा, सर्च करोगे, टाइप करोगे, है ना, यू विल रिमेंबर दिस। ये सब मत याद करना। 34 कौन सी हैं, कल्चरल कौन सी है, 7 नेचुरल हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज एटलीस्ट दिस वन यू शुड रिमेंबर, एटलीस्ट दिस वन। यूनेस्को के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं यूएन की बॉडीज़ के। तो एक जो क्वेश्चन पहले आया था वो बहुत ईजी आया था, सॉल्वेबल था, 2020 या 21 में आया था। तो एक स्पेशल एजेंसी है यूएन की, 1945 में बनाई गई थी। इट वर्क्स ऑन एजुकेशन, है ना, ECOSA, तो कल्चर कम्युनिकेशन ऐसे। 194 कंट्रीज़ हैं, सेक्रेटरीट वगैरह होता है ना। और इसका एक इनिशिएटिव था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का 1971 का। इस पर पहले क्वेश्चन आया था, बहुत पहले, पुराना। तो इससे अभी ऐसा कोई इनिशिएटिव होगा ना यूनेस्को का, कोई नया इनिशिएटिव होगा, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। ये मैप जो है बहुत पुराना है, उस पर यूपीएससी अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बुदापेस्ट डिक्लेरेशन था वर्ल्ड हेरिटेज का 2002 का। हाँ, इस पर जैसे पूछ सकता है आपसे कि भाई कोई भी नए डिक्लेरेशन आ रहे होते हैं ना, ऐसे मेजर वंस, तो पूछ लेगा कि भाई ये बुदापेस्ट डिक्लेरेशन किसके ऊपर है। ये पुराना डिक्लेरेशन, तो शायद यूपीएससी वहाँ जाएगा नहीं, ठीक है। हाँ, वो किसी एग्जामिनर को कोई हो जाएगा कि मेरे को नहीं, मुझे करनी है ज़िद, तो लेके आएगा आपसे 20 साल पुराना एक डिक्लेरेशन पूछने के लिए। बट जनरली वो क्या करना चाहेंगे, वो देखेंगे आपको प्रेजेंट के डिक्लेरेशंस पता है या नहीं पता है। तो इस तरीके से यूनेस्को के बारे में ये पूरा टॉपिक जो है ना, इसकी मेजर रेलेवेंस आपको दिखेगी प्रीलिम्स में। कुछ पोर्शन के हिसाब से शायद वो आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले, सॉरी मेंस में, बट मेजरली आपको प्रीलिम्स में दिखाई देगा। तो उस तरीके से तैयार कीजिएगा। Now we have topic number 5.4. Here we will talk about the Pacific Decadal Oscillation, PDO. तो जानेंगे क्या है ये PDO और फिर समझ में आएगा कि ये न्यूज़ में क्यों था, ठीक है, और इसके कारण बाकी चीज़ें कनेक्टेड हैं। साइक्लोन्स ज़्यादा क्यों हो जाते हैं बिकॉज ऑफ PDO। व्हाट इज़ दिस ENSO। तो ENSO में और PDO में क्या रिलेशन है, PDO में और ग्लोबल वार्मिंग में क्या रिलेशन है। और एक छोटा सा टॉपिक है मरीन हीट वेव्स का, वो तो ईजी है। देखो ठीक है, डायग्राम से ही दिखा देते हैं आपको। ये थोड़ी इमेज दिखाई दे रही होगी। रेड कलर वार्मर एरिया को बता रहा है और ये जो ब्लू सा है ये कूल एरिया यानी कि ठंडा। तो सेंटर में ये पैसिफिक ओशन है, ये यहाँ पर जापान है, ये चाइना है, ये रशिया है, ठीक है, ये अपना वो है अलास्का रीजन है, ये कनाडा है और ये USA है। अब हम लोग बात कर रहे हैं पैसिफिक की और वो बात कर रहे हैं डेकेडल ऑसिलेशन। आप लोग ऑसिलेशन समझते हो ना, दिस मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट, लेफ्ट राइट, है ना। ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, सब ने पढ़ा होगा, 6th 7th पढ़ाया जाता है फिजिक्स में। ऑसिलेशन आप समझ गए। डेकेडल मतलब दशकों में हो रहा होता है। तो ये ना एक पैटर्न है, जो पैटर्न कुछ 20 से 30 सालों में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, रिसेंटली पता चला है कि ये चीज़ जो है ना, ये PDO, ये 20 से 30 साल का जो टाइम पीरियड हुआ करता है, थोड़ा शॉर्ट हो गया है और जल्दी जल्दी रिपीट होने लग गया है ये। तो ये हो क्या रहा है ना, एक लॉन्ग टर्म का हम लोगों ने एक ऑसिलेशन देखा है, कुछ मूवमेंट है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये 2 फेज़ में होता है। एक है ये कूल फेज़, ठीक है। तो ये जो सी टेम्परेचर होता है ना, सी का सरफेस टेम्परेचर एक टाइम के लिए मान लेते हैं 100 यूनिट होता है। अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसलिए चलो कुछ और मानते हैं। लाइक सी सरफेस टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। अब क्या होता है ना, इसके 2 फेज़ आते हैं जो ये पूरा डेकेडल ऑसिलेशन हो रहा था। तो एक फेज़ में क्या हो रहा था, एक कूल चल रहा होता है। कूल में क्या हो जाएगा, ये इस नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, मे बी 15 चला जाएगा, ठीक है, 16 चला गया, ऐसे 10 चला गया, नॉर्मल से नीचे चला गया। इसका एक ऑपोजिट होता है, उसमें बोलते हैं वार्म में क्या होगा, 20 से और ऊपर चला जाएगा, 25 चला गया, 22 चला गया, है ना, 30 चला गया। तो वो क्या कर रहा है, सी सरफेस के नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर चला रहता है और वो एक लंबे समय तक टिका रहता है। तो ये 2 फेज़ होते हैं, फ्लक्चुएट करता रहता है। और ये है क्या, ये टेम्परेचर है। अब हम इसका साइक्लोन से कनेक्शन बनाते हैं। ये देखो, PDO के कारण हम ये तो समझ गए कि सी सरफेस टेम्परेचर में एक लंबे सालों तक एक चेंज रहता है। उसके कारण साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी क्यों इम्पैक्ट होती है। पहले तो ये जानो, साइक्लोन का जो ओरिजिन होता है ना, ये प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में आ चुका है आपके। और आप लोग NCERT जब पढ़ते हो ना, वहाँ बहुत ईजिली समझ जाते हो। साइक्लोन के लिए ना सी सरफेस टेम्परेचर की एक रिक्वायरमेंट होती है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर साइक्लोन्स बनेंगे, ठीक है। तो बिकॉज दिस थिंग इज़ वर्किंग ऑन द सी सरफेस टेम्परेचर, द PDO ऑसिलेशन, और उसका जो फेज़ था, हमने कहा कि 20-30 साल होता था, लेकिन रिसेंटली बहुत शॉर्ट हो गया है। तो क्या कर दिया इसने, शॉर्ट में उस साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। भाई आप एक बार मान लो यहाँ पर साइक्लोन आता है, ये एक टेम्परेचर है, कह देते हैं कि ये 20 डिग्री का था, यहाँ पर इस टेम्परेचर पे साइक्लोन बनता है।
तो पहले 10 साल तक ये 15 में रहा, 15 डिग्री पे रहा, नहीं बना, 10 साल तक ये इधर रहा, 25 डिग्री पे रहा, ठीक है। अब वो हो क्या रहा है, 5 साल में 15 पे जा रहा है, ठीक है, 5 साल में इधर जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इधर गया 5 साल, फिर 5 साल वापस आया, फिर से साइक्लोन आ गया, फिर इधर गया, फिर जल्दी। जब ऑसिलेशन पहले इस डिस्टेंस पे थी ऑसिलेशन, ठीक है, अब क्या हो रही है ऑसिलेशन, अब थोड़ी सी कम हो गई, अब ऑसिलेशन यहाँ हो रही होती है, ठीक है, बार बार चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट पर जब भी आता है तब भी एक साइक्लोन बनता है। मैं बहुत ही बच्चों के तरीके से समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है, इसको समझने की यही कोशिश करो। ये प्रीलिम्स में भी आएगा तो आपसे बस इतना सिंपल पूछ लेगा पीडीओ क्या होता है। अब जो नेगेटिव पीडीओ था, ठीक है, उस अभी नेगेटिव वाला क्या था, जो कूल वाला होता है, यानी कि सी सरफेस से टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे चला जाता है, लोअर देन द नॉर्मल ऑफ दिस, ठीक है। पीडीओ में साइक्लोन क्यों बढ़ गए, क्योंकि जो नेगेटिव वाला था ना, अलॉन्ग विद ला नीना, इसके कारण से ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कंडीशन सूटेबल हो जाती है। देखो भाई, मैं तुम्हें ये ला नीना और ये सब नहीं बढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि ये ना तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन होता है और ये टॉपिक ना ऐसे समझ में भी नहीं आएगा यहाँ पर। इसके लिए आपको प्रॉपर एनिमेटेड वीडियो चाहिए होती है। तो मैं यूट्यूब, जो लोग रिपीटर्स हैं उनको पता होगा, ये मैंने यूट्यूब पर सर्च कर दिया तुम्हारे सामने, ये बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आई थिंक ये जो अमित सेन गुप्ता सर वाली वीडियो ना सबसे टॉप पे 6 मिनट 20 सेकंड की, इसको देख लेना, इन्होंने बड़ा अच्छा एनिमेशन बना के समझाया था। क्योंकि ये ना डायग्राम से समझ में नहीं आएगी ये 3 चीज़ें, लेकिन जो समझदार है उन्होंने तो अपने एनसीईआरटी से समझ लिया होगा। रिपीटर्स को समझने की ज़रूरत नहीं, वो टर्म से समझ जाते हैं। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम और सीधा करंट अफेयर पढ़ देख रहे हो यहाँ पर वीडियो, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये प्रॉब्लम हुई थी, है ना। अब देखा था, अब ये कोई डेटा है, ये डेटा इसको जस्टिफाई भी करता है। जो इक्वेटोरियल ओरिजिन के साइक्लोन थे, इक्वेटोरियल ओरिजिन के मतलब अर्थ के इक्वेटर के रीजन में जो साइक्लोन आ रहे होते थे ना, दे वर 43% लेस इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है, कंपेयर टू 1951 से 1980 के टाइम पीरियड में। आर यू गेटिंग दिस? क्यों? क्योंकि इस टाइम पर वार्मर फेज में चल रहा था वो, तो वार्मर में क्या हो गई थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी पॉजिटिव वाले में। नेगेटिव वाले के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, एनहेंस कर देता है। तो नेगेटिव वाले में पीडीओ में साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। हो सकता है कि यूपीएससी आपसे यही स्टेटमेंट बना करके पूछ ले कि उसको नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा पॉजिटिव से और बोलेगा कि पॉजिटिव पीडीओ के अंदर ना इसके कंडीशन अच्छी बन जाती है। आपको वहीं पकड़ना है, आपको यही याद रखना है। बस सिंपल चीज़ें होती हैं। क्या रिलेशन होता है, क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है, दोनों फिनोमिना सेम फेज में होते हैं तो कोई भी इम्पैक्ट होगा वो एम्पलीफाई हो जाएगा। हाँ ठीक है, इंडियन मानसून पर भी पॉजिटिव पीडीओ के कारण इंडियन मानसून के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ ये भी एक पॉइंट बन सकता है। देखो ऐसे ही वो पूछ लेगा आपसे कि ENSO एक पॉजिटिव पीडीओ के साथ जो होता है वो इंडियन मानसून के लिए अच्छा होता है, वो आपको ऐसी स्टेटमेंट बना के देगा, बट एक्चुअल में अच्छा नहीं होता है। अगर वो जो ला नीना के साथ नेगेटिव वाला आता है ना, अब नेगेटिव वाले का मतलब क्या, कूल वाला, तो भारत के अंदर मानसून इंटेंसिफाई हो जाएंगे। आई थिंक दिस पार्ट इफ़ यू रिमेंबर ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ऐसी ही आती कंडीशनल स्टेटमेंट। इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसी कंडीशनल आएंगी, ज्योग्राफी में आती कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसी, तो रिमेंबर देम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यदि इस थॉट की जो नेगेटिव होते हैं उनके कारण स्लो होती है वार्मिंग, मे बी इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, इसलिए मैंने एक ही लाइन यहाँ पर हाईलाइट की, दूसरी वाली को मैंने किया नहीं बिकॉज आई डोंट थिंक वो सेंस बना रही थी। तो इतना याद रखो, अगर नेगेटिव फेज में होगा, नेगेटिव फेज़, ठीक है, समझ के कनेक्शन बन गया। नेगेटिव फेज़ में साइक्लोन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। इंडिया का मानसून क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो अच्छी बात है, मानसून ज़्यादा है तो बढ़िया है हमारे लिए, ग्लोबल वार्मिंग कम हो तो बढ़िया हमारे लिए। तो हमारे लिए अच्छा कौन सा हो गया, नेगेटिव पीडीओ। नेगेटिव पीडीओ क्या होता है, कूल वाला पीडीओ जो होता है। मरीन हीट वेव्स, मरीन मतलब समंदर की बात कर रहा है, वहाँ पर गर्म लहरें। तो लॉन्ग टर्म की परसिस्टेंट, लंबे समय तक अगर गर्म हवाएं चलती है, टेम्परेचर यानी कि इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं मरीन हीट वेव्स। तो भारत के इंडियन ओशन में रिसेंटली एक्सपीरियंस की गई थी। कारण क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से 3-4 डिग्री ऊपर चला जाता है ना, एटलीस्ट 5 दिन तक। एल नीनो के कारण ये हो रहा होता है। अगेन जिन्होंने ये टॉपिक समझ लिए होंगे ना, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली एल नीनो ला नीना भी क्या ही होते हैं, एवरेज टेम्परेचर चेंज होता है, उसके कारण पूरा का पूरा फ्लो चेंज हो जाता है, इधर का इधर, वाटर का और एयर का, करंट का जो पोजीशन होता है ना वो चेंज होता है। बट मैं वो एनिमेटेड वीडियो दिखा नहीं सकता आपको भी। तो ये जो मरीन हीट वेव्स होती हैं सप्ताह तक, सालों तक चल रही होती हैं, है ना, और पिछले 10 सालों में 50% तक इंक्रीज़ भी हो गई हैं। तो मरीन स्पीशीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो माइग्रेट करना स्टार्ट करती हैं, कोरल ब्लीचिंग भी हो जाती है इसके कारण से, और कोरल कोस्टल की कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट करती हैं, है ना, बे ऑफ बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट के अंदर। तो इसकी वजह से रेनफॉल भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एक जगह इम्पैक्ट अच्छा भी कर रही है, एक जगह इम्पैक्ट अच्छा नहीं कर रही हैं। बस आप इसका ये वाला पार्ट समझ गए क्या होता है पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन, तो इट्स वेरी इजी।
नाउ वी विल कवर द न्यूज़ इन शॉर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट सेक्शन। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रेक थ्रू एजेंडा की रिपोर्ट, जिसको IEA, IREA और UNCC इन सब ने मिलकर के रिलीज़ किया था। तो कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ही होगी जो इतनी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलकर रिपोर्ट निकाल रही हैं। 2021 में ना COP26 हुआ था। COP होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी कि एक मीटिंग होती है। तो UN की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी COP26। उस टाइम पर बात की गई थी ब्रेक थ्रू एजेंडा की। सिंपल शब्दों में समझो, ब्रेक थ्रू एजेंडा मतलब क्या, मतलब आप करने वाले क्या वाले हो, है ना। तो उन्होंने बात किया था कि हम लोग पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन और एग्रीकल्चर, आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है। किस तरीके से हम लोग एक एक्शन प्लान बनाएं ताकि इन एरियाज़ के अंदर अच्छे से इन्वेस्टमेंट अलाइन कर सकें, उस सबके एक्शन प्लान बनाना था। तो अब इस रिपोर्ट के अंदर कुछ बताया गया कि कंट्रीज़ का जो NDC बोलते हैं, अब NDC क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, जहाँ पर बहुत सारे देश मिलकर के बात करते हैं, वो सब ना अपने अपने लेवल पर ना कुछ कंट्रीब्यूशन करने की बात करते हैं। तो हर देश नेशनल लेवल पर कुछ कंट्रीब्यूशन की बात करेगा, उसको बोलते हैं NDC। उन्होंने कहा था कि ग्लोबल लेवल पर जो हमारे क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहा है उसको रोकने के लिए हम सब ने गोल बनाए ना कि हम ऐसा कर लेते हैं तो क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा, है ना। डिफॉरेस्टेशन रोक लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोक लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, जो भी हम स्टेप ले रहे होते हैं। तो हर एक कंट्री अपने अपने स्टेप ले रहा होता है। रिपोर्ट ने बताया कि कंट्रीज़ अपने NDC के हिसाब से मैच नहीं कर पा रही, उनके गोल्स अलाइन नहीं हो पाए। फिर उन्होंने कहा पावर सेक्टर, जो बिजली वाला पूरा सेक्टर है ना, इसके अंदर 23% एमिशन हो रहा है, ठीक है। और 2010 के बाद यही एमिशन 10% बढ़ भी गया है। अब ये इस डेटा के अंदर आप चाहें तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो बहुत मेजरली ये पूछ लेंगे कि ब्रेक थ्रू एजेंडा होता क्या है, कब आया था, सेकंड कौन सी एजेंसीज इसको रिलीज़ करती हैं, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। फिर देखो ये रिकमेंडेशन है, ये जनरल वाले पॉइंट्स है, तो ये न्यूज़ इन शॉर्ट में मैं ये रिकमेंडेशन नहीं समझाऊंगा, ये आपको पता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, फ्रेमवर्क बनाओ, है ना, और स्टैंडर्ड्स बना दो, इसके अलावा डायलॉग आपस में बातचीत करो, ठीक है, और फाइनेंस वगैरह पे काम करो। तो ये मैं जनरल पॉइंट्स न्यूज़ इन शॉर्ट में डिस्कस नहीं करने वाला। UNDP, UN का ही एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उन्होंने नेशनल कार्बन एक रजिस्ट्री है, नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। अगर मान लो प्रीलिम्स में टॉपिक आ गया तो वर्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश करना कि ठीक है, अगर वो UNDP कर रहा है और नेशनल लेवल पे कर रहा होगा तो यानी कि जो भी UNDP का पार्ट देश और ऑर्गेनाइजेशन है सबको बोलेगा अपने अपने देश में एक रजिस्टर बना लो कार्बन के बारे में। तो ये एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया। अब रजिस्टर का मतलब एक्चुअल में कागज़ वाला रजिस्टर नहीं, रजिस्टर का मतलब एक डेटा रिकॉर्ड बनाओ। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कंट्री अपने कार्बन के जो क्रेडिट्स होते हैं ना उसकी ट्रेडिंग के ऊपर बात करती हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, कार्बन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 1997 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एमिशन जापान के अंदर। तो जिस जगह पे बनाए जाते हैं ना, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो अपना ये अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह को लेकर के, तो मॉन्ट्रियल में हुआ था कनाडा में, तो उसका नाम दे दिया गया। तो ऐसे क्योटो में हुआ था जब जापान में, तो जापान के लोकेशन पर नाम दे देते हैं, ठीक है। भारत के अंदर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग स्कीम निकाली थी। ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ 2-3 महीने पहले की मैगजीन में, अच्छे से एग्जाम्पल आया था। उसके तहत हम लोगों ने एक इंडियन कार्बन मार्केट को भी इस्टेब्लिश किया था। कार्बन की ट्रेडिंग में क्या कर रहे होते हैं बहुत जल्दी से क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। एक कंपनी A होती है, एक कंपनी B होती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप 100 यूनिट का कार्बन ही एमिट कर सकते हो। मान लो कोई इंडस्ट्री थी, कोई फैक्ट्री थी। अब A ने क्या किया, A ने कर दिया 110 का, ठीक है। तो A ने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। और B ने क्या कर दिया, B ने सिर्फ 80 का किया, मान लो 70 का ही कर दिया, ठीक है। तो B के पास अभी 30 का स्टॉक बचा हुआ है कि 30 यूनिट्स तक का कार्बन एमिशन और कर सकता है। A ने कर दिया ज़्यादा 10 का। तो एक मार्केट एस्टेब्लिश करते हैं। मार्केट के तहत क्या होता है कि B अपना रिपोर्ट करता है कि मेरे पास 30 का स्पेस है, ठीक है। A रिपोर्ट करता है कि मैं तो नेगेटिव में चला गया 10 के। तो क्या करता है मार्केट, क्या बोलेगा, B को बोलेगा कि तू अपने 10 या तू ना एक काम कर B, तू 30 में से ना 10 की कीमत ना इससे ले ले, इससे पैसे ले ले 10 के, और तू अपने 10 यहाँ से गायब कर दे, ठीक है। तो A क्या करेगा, कुछ पैसे दे देगा इसको। मान लो 1000 रुपये दे दिए इसने, 2000 रुपये दे दिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत बड़े अमाउंट होते हैं। तो A बोलेगा यार एक काम कर, तू मेरे से 2000 रुपये ले ले और तेरा जो कार्बन क्रेडिट है ना इसमें से 10 मेरे को दे दे, ठीक है। B बोलेगा ओके फाइन। तो A का आ गया 100 पे लिमिट पे आ गया, ठीक है। तो यानी कि A को प्रॉब्लम नहीं हुई। अब B का कितना चला गया, अब 80 हो गया। तो B अपना अकाउंट क्यों ख़राब करेगा, तो B को पैसे मिल गए। ये होता है कार्बन ट्रेडिंग। मैंने बहुत ही बच्चों वाले एग्जाम्पल से समझाया है, बड़े लेवल पर तो ये ट्रेडिंग सिस्टम काम कर रहा होता है अच्छे से, कैसे सोल्ड एंड बॉट किया जाता है।
ठीक है। तो इसका रजिस्टर बनाने को बोला है कि हर कंट्री इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली काम करे। टेक्निकल रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल स्टॉक टेक, यहाँ पर ये स्टॉक टेक को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली स्टॉक टेक के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, क्लाइमेट एक्शन पे कितनी प्रोग्रेस हुई है, फाइन। तो एक रिपोर्ट की तरह काम करता है कि हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट बहुत मेजर एग्रीमेंट था, 2015 में किया गया था। वो पूछता है कि पेरिस एग्रीमेंट पे कितनी रिपोर्ट हुई थी। तो पहली ऐसी टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट आई है UNFCCC की, जिसे हम लोग बोल रहे हैं GST। ये इंडिया वाला GST नहीं है, ये दूसरा GST है। तो उन्होंने कहा इस रिपोर्ट की मेजर लाइन ये थी, द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन द ट्रैक टू मीट द लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या था कि टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना होगा जो राइज़ हो रहा है। बाकी उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करो, है ना, ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट बनाओ, रिपोर्टिंग को ट्रांसपेरेंट करो। ये मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि जनरल पॉइंट्स थे। जो आप मेंस में लिखोगे ना वो ये लिखोगे कि एज़ पर द UNFCCC's ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन ट्रैक। दैट्स इट। द मोमेंट यू पुट अप दिस थिंग ना, UNFCCC की रिपोर्ट आई थी, है ना, ग्लोबल स्टॉक टेक, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसने पढ़ा हुआ है टॉपिक, ये हवा में बातें नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें फिर तुम बना भी सकते हो, जनरल पॉइंट्स हैं। स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु क्या होता है, क्लीन एयर सर्वेक्षण, सर्वे। तो क्लीन एयर सर्वे हुआ था 2023 का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम चलता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके तहत उन्होंने किया था। अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है तो देश के अंदर हवा को साफ़ करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों को जागरूक करो, है ना, सोसाइटी को जागरूक करो एंड ऑल दिस थिंग्स। ये देखो उन्होंने 3 पॉइंट सेम टू सेम गलती से बाय मिस्टेक कॉपी पेस्ट हो गए। लोगों को इन्फॉर्म करो, है ना, एयर क्वालिटी कंडीशंस चेक करो। तो जो भी 131 सिटीज़ थी ना इस प्रोग्राम के अंडर कवर हुई थी, उनको बोला जाता है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट करो और एक ऑनलाइन पोर्टल है प्राण, उसके ऊपर अपलोड करो। तो उनके 3 ग्रुप होते हैं। इंदौर नंबर 1 आया है, तो ये मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया था। यार मैं रिसेंटली गया था इंदौर एक्चुअल में बहुत क्लीन जगह है। मतलब जैसे ही आप एंटर करते हो ना सिटी के अंदर, समझ में आता है कि वहाँ का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छे से एक्टिव है। दैट्स वाई वो बार बार स्वच्छता के मामले में टॉप कर रहे हैं। आप में से कोई हो सकता है रहने वाला होगा इंदौर का, तो गुड जॉब, आपके शहर ने सच में बहुत अच्छा काम किया, काबिल तारीफ़ है वो। 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन में अमरावती आता है और थर्ड कैटेगरी में आता है परवानो। सारे याद मत रखो, एक याद रख लो मेंस में लिखने के लिए, एग्जाम्पल कि इससे हम सीख सकते हैं ना बेस्ट प्रैक्टिसेस उस तरीके से। क्राइटेरिया क्या होता है उनका, बायोमास म्यूनसिपल सॉलिड इतना होना चाहिए, रोड डस्ट 20%, यानी कि 20% कॉन्ट्रीब्यूशन रोड डस्ट का होगा। ये चेक करेंगे व्हीकल का एमिशन कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं वो। तो 10% इसके नंबर देंगे, 20% इसके नंबर देंगे, ऐसे ऐसे। बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट, ठीक है। इसमें एक चीज़ समझो, इसमें हम लोग बात करेंगे द एम्बॉडीड कार्बन। ये एम्ब्रॉयडरी कार्बन क्या होता है, ये हमारे जो बिल्डिंग वगैरह का काम होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, घर में कुछ इंस्टॉल कर रहे हो तो अगर आप तो मेंटेन करते हो, है ना, बिल्डिंग का जो मटेरियल डिस्पोज करते हो, इन सब के कारण ना 11% तक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। आपने कोई पुराना घर तोड़ना है तो उसकी जगह नया घर बनाओगे, तो पुराने घर का जो भी सामान वगैरह तोड़ोगे फोड़ोगे वो कहीं तो जाके डंप करोगे, वो सब मिला करके ना कुछ एमिशन करता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी कार्बन। तो अब सीन ये है ना कि हमारे एम है कि इसको कम करना चाहते हैं। एक तो हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, एंड वी हैव टू डू मल्टीपल अदर थिंग्स ऑल्सो। अब हो ये रहा है ना, कंस्ट्रक्शन का जो पूरा सेक्टर है ना, इसकी एमिशन इतनी ज़्यादा है कि 37% के आसपास तक ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारी। एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी UNEP के द्वारा अबाउट बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्शन की। तो उन्होंने बताया था कि कुछ नए मॉडल बनाने पड़ेंगे ताकि बिल्डिंग मटेरियल से जो कार्बनाइजेशन, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है ना, उस सेक्टर को हम एड्रेस करें और डीकार्बनाइजेशन पे काम करें। ईजी टॉपिक्स आए हैं। फिर चैलेंजेस बताए थे, रेगुलेशन का दिक्कत है, डेटा नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। मैं ये जनरल पॉइंट नहीं समझा रहा आपको, है ना। अवॉइड, शिफ्ट और इम्प्रूव, ये एक अप्रोच होती है, इसको मेंस में लिख सकते हो कीवर्ड्स की तरह। अवॉइड करो, वेस्ट को अवॉइड करो, है ना, कम सामान से बनाने की कोशिश करो, लाइफ साइकिल उसको रीयूज़ करने की कोशिश करो। जब आप घर में कंस्ट्रक्शन करते हो, किसी ने अपने घर में कंस्ट्रक्शन देखी होगी, किसी ने रिनोवेशन देखा होगा, बहुत कुछ वेस्ट होता है। शिफ्ट हो जाओ, है ना, ऐसे बायो बेस्ड बिल्डिंग मटेरियल्स आ गए आजकल की। जो वो पहले जो ईंटें आती थी ना, ब्रिक्स, वो मिट्टी वाली होती थी, तो उसको जो वो होते ना किल्न होते थे, क्लीन जो भट्टियाँ आती थी उसमें बनाया जाता था पका के। आजकल ईंटें बड़ी अजीब सी आने लग गई हैं, वो उससे बनती हैं फ्लाई ऐश से, आजकल अच्छी बनने लग गई हैं। वो क्या होता है, एक तो लाइट वेट होती है, मजबूत होती है और सस्ते में आती है। तो अगर आप लोगों में से कोई फ्यूचर में सोच रहा हो ना घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में जो लोग कर रहे हो, स्टेप उठा रहे हैं, उनको शायद पता ना होगा। आप पता कर लेना, ठीक है। सस्ती आती है, बड़ी आती है साइज़ में, मजबूत भी होती है वो नॉर्मल से। तो यूज़ दिस थिंग्स।
फिर इम्प्रूव करो, है ना, पुरानी चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। दीज आर सिंपल पॉइंट्स, डोंट स्पेंड टाइम ऑन, जस्ट रिमेंबर कि अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव एक अप्रोच होती है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए। तो चेयरमैन है, 3 एक्सपर्ट मेंबर हैं। जस्ट डोंट स्टडी दिस टॉपिक, ये ऐसी कमेटी बना दी है, उसके बारे में ऐसे मत पढ़ना यार। ग्लोबल कुछ ट्रेंड्स हैं लैंड डिग्रेडेशन को देकर, LND, इसको समझो, LDN, ठीक है। ये जिस तरीके से हमारे लैंड, ज़मीन जो होती है ना, वो क्या कर रही होती है, वो जब ख़राब होने लग जाती है ना, तो हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वेदर कंडीशन ख़राब होगी, सूखा पड़ गया, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया, है ना, पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, सैलिनेशन नदियों के पास बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है क्लाइमेट चेंज के कारण। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी ज़मीन को ख़राब करती हैं। तो इंडिया ने इस लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बॉर्न चैलेंज था ना, उसको ज्वाइन किया था। फिर हमारे पास डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन का एक एटलस भी है। हमारा एक वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है ना, नेशनल मिशन है ग्रीन इंडिया का, सस्टेनेबल लैंड का है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है। ये सब क्या कर रहे होते हैं, दे ऑल आर एड्रेसिंग दिस लैंड डिग्रेडेशन। अब ऊपर चलते हैं। मैं कभी कभी टॉपिक को ना वो नीचे लेके जाता हूँ, फिर ऊपर लेके आता हूँ, ताकि आपका समय कम बर्बाद हो और आपको समझ अच्छे से आए। UNCCD ने एक डेटा रिलीज़ किया था, ठीक है। अब UNCCD काम करता है लैंड मैनेजमेंट के ऊपर, ओके फाइन। 2015 से 2019 तक कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड था ना, वो डिग्रेड हुआ था भाई। 4 साल की बात कर रहा है वो, ठीक है। और उसके कारण क्या हुआ है कि प्रॉब्लम बढ़ती चली गई है। 1.3 बिलियन लोगों को, मोर देन 100 करोड़ पीपल हैव बीन अफेक्टेड ड्यू टू दिस। तो इतना ही याद रखो अगर मेंस में लिखना है तो। बाकी इतना पता होना चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर UNCCD काम करता है। दिस मच विल बी इनफ। देन 2018 से 30 तक का एक हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बना रखा है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए, पैसा लाने के लिए, पार्टिसिपेशन से उसको बेहतर करने के लिए। इकोसाइड, अब आप लोगों ने सुसाइड सुना होगा, SUICIDE, ठीक है। पेस्टिसाइड सुना होगा, वीडीसाइड सुना होगा, रेजिसाइड सुना होगा, होमिसाइड सुना होगा, जेनोसाइड सुना होगा। हर चीज़ में एक वर्ड आ रहा होता है साइड। साइड का वर्ड का मतलब होता है किल। फिर रेज मतलब राजा, ठीक है। स्यू मतलब सेल्फ से, होम मतलब टू किल अदर्स, है ना। जेनोसाइड का मतलब ग्रुप में, तो किल। हम बात करेंगे इकोसाइड की, फाइन। इकोसाइड में हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसको कुछ कंट्रीज़ में क्राइम भी माना जाता है। तो आर्थर कैल्स्टन थे, 1970 में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को हम जेनोसाइड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक हर्बिसाइड था, एजेंट ऑरेंज था, उसके इस्तेमाल के लिए मना किया था, क्योंकि वियतनाम वॉर के टाइम पर US की जो आर्मी थी ना, वो जो मिलिट्री थी, वो एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल करी थी उनके जो मिलिट्री वाले थे उनको मारने के लिए। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर कितना पड़ रहा था। तो इकोसाइड वर्ड को भूलना मत, डेफिनेशन आती है ऐसी चीज़ों की अक्सर। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। WRI, इस पर एक क्वेश्चन आया, आपको प्रीलिम्स में मिल जाएगा, आपको PYQ में WRI पर। तो कुछ डेटा आया था WRI का, उन्होंने बताया कि 1/4 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन हमारी 800 करोड़ मान लेते हैं, चलो ठीक है, जो भी होगा नंबर, लेट्स कंसिडर 800 करोड़ है। 1/4 मतलब हो गया 1/4, यानी कि 200 करोड़ लोग अभी ऐसे हैं, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हाई वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर पानी की कमी आ गई है। भारत को मिलाकर 25 देश ऐसे हैं जहाँ पर हर साल ये प्रॉब्लम आती है। अब इसकी डेफिनेशन है, कब हम बोल सकते हैं कि वो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस है। वो कहना चाह रहा है कि एटलीस्ट 80% जो पानी का सप्लाई वगैरह होता है ना, हाई वाटर स्ट्रेस का मतलब हो गया वो विड्रॉ कर रहे हैं इसमें से 40%। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस का मतलब हो गया वो यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट 80% अपने अवेलेबल सप्लाई का। तो दोनों कंडीशन है, एक्सट्रीम वाटर में 80%, हाई वाटर में 80%। तो ये काउंट थोड़ा सा याद रखना चाहो तो रख लो, थोड़ा आइडिया रखो ज़रूर कि अच्छा ये डेफिनेशन ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसका कुछ डेटा होता है, उसके बेसिस पर होता है। फिर उन्होंने कहा कि 50% पॉपुलेशन है, इतना % GDP, मुझे लगा नहीं इंपॉर्टेंट होगा, जैसा मैंने कहा कि इतना याद रख लो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर अगर वाटर का आपको इशू लिखना पड़ेगा ना, जैसे इस बार जो प्रीलिम्स में मेंस में जो क्वेश्चन आया था, मैंने बताया कि सी लेवल राइज का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब सी लेवल राइज के क्वेश्चन में सोच के देखो यार, पानी का मुद्दे की बात कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं IPCC पे जा रहा है, वो एनवायरनमेंट पे जा रहा है। कैन यू समहाउ एडजस्ट दिस लाइन कि सी लेवल राइज से लोगों के पास पीने के पानी की भी प्रॉब्लम आएगी। समंदर के पानी का जब लेवल इंक्रीज़ होगा तो लोगों के आसपास ज़मीन जो होगी पानी के नीचे चली जाएगी,
उसमें सॉल्टी वाटर आ जाएगा, तो ज़मीन में मीठा पानी ख़त्म हो जाएगा जो पीने का होता है, अंडरग्राउंड वाटर इम्पैक्ट होगा। तो आप बता सकते हो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने कहा था कि राइट नाउ तो 1/4 पॉपुलेशन ऑलरेडी सफ़र कर रही है। तो अगर सी लेवल राइज होगा 2100 तक, तो ये जो इशू होगा ना, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, खाने पीने की प्रॉब्लम। तो कहीं आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, अभी मन में करो, एग्ज़ाम में देखना फिर बाकी। तो कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, है ना, एंड ऑल। इंडिया ने भी इनिशिएटिव ली, नेशनल वाटर मिशन है, जल शक्ति अभियान, शाही फसल कैंपेन एंड ऑल। एटलांटिफिकेशन, ठीक है, एटलांटिफिकेशन के कारण हमारे आर्कटिक ओशन जो है वो ज़्यादा नमक का होता जा रहा है और गर्म होता जा रहा है। एक प्रोसेस होता है, जो गर्म पानी होता है ना अटलांटिक ओशन का, ठीक है, वो चला जाता है आर्कटिक ओशन में। इसके कारण कुछ चीज़ें जो होती हैं, अब पानी जो था वो बहकर चला गया, ठीक है, लेकिन उसके कारण सारा सॉल्ट थोड़ी मूव करता है, क्योंकि वो तो सॉल्ट समंदर के अंदर सारा सॉल्ट आता कहाँ से है, कोई पानी के अंदर थोड़ी होता है सॉल्ट। जो सी का सरफेस होता है ना, समंदर का जो तलहटी होती है, उस पर वहाँ पे रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वहीं से तो निकलता है सारा का सारा सॉल्ट। तो उन्होंने कहा था कि जब वाटर वार्म होता है, पानी जब गर्म हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी वो लाइट हो जाता है, वो मूव करता है करंट की फॉर्म में, ठीक है। अब जो आर्कटिक ओशन हो गया, अब आर्कटिक ओशन कहाँ पे फॉल करता है, कनाडा और यूएस से उसके लेफ्ट में है, यूरोप और अफ्रीका उसके राइट में है। दिस इज़ दी अटलांटिक ओशन। मैं आर्कटिक ओशन की बात नहीं कर रहा, सॉरी, ये अटलांटिक है। आर्कटिक कहाँ पड़ेगा, ऊपर की तरफ, जो अपना नॉर्थ पोल वाला रीजन है वहाँ पर। तो इधर अपना यूरोप हो जाता है, उसमें रशिया रहता है और यूएस से आ जाता है, ये मेजर कंट्रीज आ जाती हैं। तो अब जो आर्कटिक ओशन है ना, उसके ऊपर क्या होती है, आइस होती है। फाइन, देखो मैं ऐसे बताता हूँ, आर्कटिक ओशन हो गया, उसके ऊपर हमको मिल जाएगी आइस। अब उसके नीचे क्या होता है, आइस के नीचे की तरफ, मान लिया अगर ऐसे लेयर है, तो यहाँ पर टॉप पे मिलती है हमको आइस, ये थोड़ा सा नीचे हमको क्या मिल जाता है, उसमें कूल ठंडा फ्रेश वाटर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर आता है, वो थोड़ा सा नीचे वाला फिर और थोड़ा सा वार्म मिलेगा, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा सॉल्टी लेयर मिल जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। अब आइस सॉल्टी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्ट जो हो रहा है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये लेयर जो होते हैं ना, एक जगह पर टिके रहते हैं, बिकॉज वाटर में जो सैलिनिटी होती है ना, उसके लेवल के कारण। अब ये क्या कर रहा होता है कि जो इनकमिंग वार्म वाटर होता है ना अटलांटिक से, वो क्या कर रहा होता है कि उसके कारण नीचे से जो ये वार्मथ होती है ना, ये ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा इसको। अटलांटिफिकेशन इज मेकिंग द आर्कटिक ओशन सॉल्टियर एंड वार्मर। रैपिड डिक्लाइन हो रहा है आर्कटिक आइस कवर का, है ना, तो ओशन को फिर आपस में दोनों पानी वानी मिक्स हो जाते हैं, तो अटलांटिफिकेशन और बढ़ता जा रहा है। आर्कटिक डाइपोल होता है एक प्रॉब्लम, ठीक है, उसके 2 फेज़ होते हैं। अब डाइपोल में क्या होता है, इंडियन ओशन डाइपोल हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है, टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं ना, सिंपल है, वही आर्कटिक ओशन में भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का। तो यूपीएससी अगर आपसे डाइपोल के बारे में पूछेगा ना, तो इंडियन ओशन डाइपोल पूछेगा आपसे वो। आर्कटिक ओशन, फ्राम स्ट्रेट, ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड, स्वालबार्ड, बेरेंट सी, नॉर्वेन सी। स्वालबार्ड वही है जहाँ पर वो सीड वॉल्ट बनाया हुआ है, मतलब एक काइंड ऑफ एक स्टोरेज है जो फ्यूचर के लिए बनाया हुआ है कि कल को अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर या आपदा आती है, कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, कोई एलियन अटैक होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे सीड्स को प्रिजर्व करके रखा गया है कि उस टाइम के बाद इनको सीड्स को निकाल करके दोबारा से हम लोग अपना एग्रीकल्चर वगैरह और लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो काफ़ी प्रोटेक्टेड है ये, और यहाँ पर ठंड बहुत होती है ना, इसलिए उसको प्रिजर्वेशन ईजी होता है कोल्ड स्टोरेज में। आर्टिफिशियल रीफ, अब आप लोग कोरल रीफ जानते हो, लेकिन हम लोग कुछ आर्टिफिशियल रीफ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि जो कोस्ट एरिया होता है ना, वो उसका डैमेज कम होगा रीफ को आर्टिफिशियली बनाने से। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ आर्टिफिशियल रीफ को प्रमोट कर रहा है, तो वहाँ के नेचुरल हैबिटेट को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर क्वेश्चन आया था इस बार, अभी मेंस में ही GS 3 में आया था क्वेश्चन। फ्लैक्स फ्यूल क्या होता है? इस इंजन के अंदर ना एक से ज़्यादा टाइप के फ्यूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पेट्रोल और एथेनॉल के मिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी क्या हुआ है ना, वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोटोटाइप आया है, भारत स्टेज 6 वाला, जो कि इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है। यानी कि आप फ्लैक्स फ्यूल भी और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, अब देखो फ्लैक्स में ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे फ्यूल के ऑप्शन हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको पेट्रोल पे ही चलाना होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको डीजल पे चलाना होगा। फिर आपने साथ में इसमें इलेक्ट्रिसिटी को भी दे दिया, और उसमें आपने क्या किया, भारत स्टेज 6 की बात की थी। तो पहले ये देखो भारत स्टेज 6 क्या होता है। एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए ना कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं,
तो गाड़ियों को वो होती है स्टैंडर्ड होते हैं कि ये भारत स्टेज 4 की है, 5 की है, 6 की है। तो इंडिया में हम लोगों ने भारत स्टेज 4 था पहले, फिर हम लोगों ने उसको जंप करके भारत स्टेज 6 पे चले गए। हम लोगों ने बीच में 5 वाले को स्किप कर दिया, लीप फ्रो कर दिया था। ये हम लोगों ने 2020 में किया था। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार हम लोग अभी तक 4 पे चल रहे हैं और चाइना, यूरोप जो है ना वो और ऊपर वाले पे जा चुके हैं अच्छे स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो हम लोग एक काम करते हैं, 5 वाले को हटाते हैं बीच में से। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है ना, कुछ सालों तक चलाती है। मान लो BS1 चलाया 10 साल 15 साल, उसमें हो क्या रहा है, हम लोग सल्फ़र कंटेंट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप ऐसा इंजन बनाओ उसमें वो इतना सल्फ़र कम होना चाहिए, फ्यूल को इतने अच्छे से फिल्टर करो एंड ऑल दीज थिंग्स। तो गवर्नमेंट कुछ टाइम पीरियड दे रही होती है कि भाई ये स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई हम 4 पे चल रहे थे, 5 पे जाएंगे तो हम दूसरे देशों से पीछे रह जाएंगे, तो हमको जंप करना पड़ेगा, हमको 6 पे आना पड़ेगा। आप लोग जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हो, ख़रीदते हो ना, तो आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी भारत स्टेज अब तो 6 की आ रही हैं सब 2020 के बाद। तो एक हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम भी है, एक हमारी जो पॉलिसी थी। तो हमारा एक टारगेट था 2020-21-22 का, उसमें हम लोग कह रहे थे कि हम लोग 10% तक एथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल के अंदर, तो अचीव हो गया था। फिर हम लोगों ने टारगेट अभी बढ़ा दिया था, अभी हम लोग उसको 20% तक करेंगे 2025-26 तक। तो ये बड़ा इजी है, टारगेट हम लोगों ने अचीव किया था, काफ़ी सक्सेसफुल आउटकम निकला था इसका। मरीन लाइट पॉल्यूशन, मरीन मतलब समंदर की बात कर रहा है, लाइट मतलब रोशनी। तो लाइट पॉल्यूशन को हम लोग आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट भी बोलते हैं। अब तो देखते हो ना, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, बिल्डिंग्स की लाइट्स होती हैं, तो लाइट पॉल्यूशन होता है। अब रात को सोच के देखो, जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, उल्लू हो गया, आउल रात को जागता है, भाई उसकी लाइफ तो डिस्टर्ब होगी ना। इवन सैटेलाइट्स वगैरह को भी इशू माना गया था। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि लाइट पॉल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सनलाइट भी है एक तरीके से। अब मरीन एरिया के अंदर मून लाइट है, स्टार लाइट होती है, आर्टिफिशियली सिटी लाइट्स होगी, ऑफशोर ऑयल और गैस के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो मरीन लाइफ जो होता है ना, मरीन का इकोसिस्टम होता है, उसको इम्पैक्ट करते हैं। अब समंदर के 3 जोन होते हैं, याद रख लेना, यूफोटिक, डिस्फोटिक, एफोटिक। ये जो वर्ड फोटिक होता है ना, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फोटोन्स होते हैं, ठीक है, फोटोज़। फोटोन जो वर्ड होता है ना, फोटो, ये PHOTO, इसका मतलब लाइट होता है एक्चुअल में। तो कुछ जोन होता है लेस देन 200 मीटर तक, हम लोग बोलते हैं यूफोटिक जोन है, यहाँ पर इतनी रोशनी जा सकती है ना। 200 से 1000 मीटर तक डिस्फोटिक होता है, फिर एफोटिक होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके विजुअल सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, उनके सोलर साइकिल पे फ़र्क पड़ता है, वो कब अंडे दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते। तो ये सब इम्पैक्ट पड़ता है समुद्र की जीव जंतुओं पर बिकॉज ऑफ द लाइट पॉल्यूशन। सजेशन दिए थे कोस्टल एरिया में रेड लाइट यूज़ कर लो, बैरियर्स लगा लो, है ना, ये सब चीज़ें। दिल्ली फ्रेमवर्क है ऑन द फार्मर्स राइट, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ITPGRFA ये ना एक सीड की ट्रीटी है, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जहाँ से हम लोग बात करते हैं कि ना हम लोग सीड वगैरह जो होते हैं ना उन सबको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, भारत ने ना प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स का एक एक्ट बना था 2001 में, ताकि किसानों के अधिकार को हम लोग बचा सकें। किसान ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनका जेनेटिक कॉपीराइट जो होता है ना किसी और के पास होता है, फिर किसान उसको यूज़ करे ना करे, उनको नॉलेज नहीं होती, प्रॉब्लम होती है। तो सरकार एक कानून लेके आई थी, तो उस सब के लिए इस पे काम करते हैं। अब होता क्या है ना, ये जो अपना ITPGFRA है ना, ये एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट भी होता है, ट्रीटी बन जाती है। अब देखो हुआ क्या है, एक ग्लोबल सिंपोजियम हुआ था फार्मर्स के राइट्स को लेकर के, वहाँ पर हम लोगों ने दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट को अडॉप्ट किया था। ये GSFR किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, ITPGFRA ने और हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। PGRFA क्या होता है, रॉ मटेरियल दैट फॉर्म्स बेसिस ऑफ ऑल द क्रॉप वेराइटीज़, उसमें सीड भी आते हैं, प्लांट का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कुछ मैनेज सिस्टम बनाएंगे, ट्रेडिशनल वेराइटीज़ को प्रिजर्व करेंगे, उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, है ना, पार्टनरशिप पे बात करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। नॉर्मन बोरलैग का एक अवार्ड मिलता है रिसर्च एंड एप्लीकेशन का, तो डॉक्टर स्वाति नायक को मिला था। तो उनकी बड़ी अच्छी रिसर्च थी कि किस तरीके से जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स होते हैं ना, जिन किसान वगैरह के पास छोटी ज़मीनें होती हैं, तो एक डिमांड ड्रिवन राइस सीड सिस्टम वगैरह होता है, तो उन्होंने किस तरीके से न्यूट्रिशियस राइस वैराइटीज़ को इम्प्लीमेंट किया एंड ऑल दिस थिंग्स। काम का नहीं है, UPSC प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, बस इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मन बोरलॉग का एक अवार्ड दिया जाता है फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए। वॉकिंग लीव्स, ये एक कीड़ा होता है, ये कीड़ा है एक्चुअल में, इट्स एन इंसेक्ट। ये थोड़ा पत्ते के जैसा दिखता है, मैंने देखा हुआ है, ये पकड़ा भी हुआ है एक बार हाथ से, मुझे लगा था पत्ता ही है, कि किसी कीड़े ने पत्ता किसी इंसेक्ट ने एक पत्ते को खा लिया होगा, फिर पता चला कि ये पत्ता है नहीं, है ही कीड़ा अपने आप में।
तो एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने बताया था 7 प्रीवियसली अननोन स्पीशीज़ मिली हैं लीफ इंसेक्ट की। इनमें जो मेल्स होते हैं वो फीमेल से थोड़े से साइज़ में छोटे होते हैं। क्लिंगसिया जांगी, अब ये होता है क्लिंगसिया जांगी, तो ये कुछ बहुत ही पुराना है, 520 मिलियन ईयर्स पुराना एक फॉसिल मिला है रिसर्चर्स को। तो देखते हैं इस पर क्या कुछ करेंगे। मिथुन, अब मिथुन क्या है? ये होता है मिथुन, ये वो अपना बॉलीवुड वाला मिथुन नहीं है। आप लोगों ने इंडियन बाइसन के बारे में देखा होगा ना, गौर, उसकी तरह दिखता है ये। तो हुआ क्या है ना कि FSSAI ने इसको फूड एनिमल की कैटेगरी में रख दिया है। तो फूड एनिमल वो होते हैं जिनको आप पालन पोषण कर सकते हो, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के लिए भी और इंसानों की कंजम्पशन के लिए भी। इससे पहले 2022 में हिमालयन याक को भी FSSAI ने फूड एनिमल में ऐड कर दिया था। तो जनरली आपको ये मिथुन जो होगा अरुणाचल प्रदेश वगैरह में देखने को मिलेगा, उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश का और नागालैंड का ही स्टेट एनिमल भी होता है। तो कुछ कुछ आपको बाइसन जैसा तो मिलेगा, कुछ कुछ मतलब भैंस और बैल, जो भैंसा होता है ना बैल सा, उसका कुछ कुछ सिमिलर सा देखने को मिलेगा। ओके, टेरिगोटग्ला इंटरमेडिका, ठीक है, बस नाम से ज़्यादा कहीं और मत जाना। एक मरीन फिश है, वेस्ट बंगाल की नई स्पीशीज़ है, इतना ही जानना है बस। रेड फायर एंट एक चींटी होती है, ठीक है, ये मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज़ है। इन्वेजिव स्पीशीज़ मैंने अभी समझाया, ठीक है। तो पहली बार ये यूरोप में पाई गई है, वैसे ये साउथ अमेरिका की है। इसमें क्या होता है ना, केमिकल सिक्रेशंस करता है, और ये मतलब कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपस में कुछ केमिकल्स भेज करके और एक दूसरे की बॉडी से ना रब करके साउंड निकालते हैं। सागो सर्व को GI टैग मिल गया था, ठीक है, तमिलनाडु के सलेम के अंदर। सागो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, साबूदाना को बोलते हैं, साबूदाना, ठीक है। उसको सर्च करोगे आपको दिख जाएगा, साबूदाना तो पता होगा, वो तो सब खाते हो। तो एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करती है ना। तो उसकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है सागो सर, उनको एक GI टैग मिल गया था अपने सागो के लिए। GI टैग कितने सालों के लिए मिलते हैं? 10 सालों के लिए मिलते हैं। 10 साल के बाद आपको उसको दोबारा से रिन्यू करना होता है। क्यों मिलते हैं? कि भाई ये पर्टिकुलर एक आइटम है, ये इस एरिया में पाया जाता है, तो इसका जोग्राफिकल इंडिकेशन है, इस जगह पर पाए जाने की एक आइडेंटिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट के एक रजिस्टर में वो ऐड हो जाता है। अगुम्बे फॉरेस्ट है ये कर्नाटका का जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर है। इसको साउथ इंडिया का चेरापूंजी भी बोलते हैं। चेरापूंजी मतलब क्या, ठीक है, अब चेरापूंजी मतलब टू मच, एक वेट एरिया जहाँ बहुत सारी बारिश होती है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में है ना चेरापूंजी, उस तरीके से। तो साउथ इंडिया का चेरापूंजी कहाँ है? कर्नाटका का शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। तो कह रहे हैं कि बाकी शहरों के मुकाबले यहाँ पर जो बारिश हुई थी ना अगुम्बे फॉरेस्ट के अंदर, वो कंपैरेटिवली कम हो गई है। तो ये सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी इसके आसपास ही पड़ता है। ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर किंग कोबरा को कोबरा कैपिटल बोला जाता है, मतलब इस एरिया को कोबरा कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, किंग कोबरा के ऊपर ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था एक बार पहले। ये जो नेशनल एनिमल्स है ना जो भी हमारे, अब किंग कोबरा जो होता है ना हमारा नेशनल रेप्टाइल होता है, नेशनल स्नेक, नेशनल रेप्टाइल बोल दो। तो किंग कोबरा हो गया, बनियन ट्री हो गया, ठीक है, और अपना लोटस वगैरह हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया। एलिफेंट हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल होता है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, एलिफेंट हो गया। डॉल्फिन होता है, जैसे डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल होता है। तो जो भी हमारे नेशनल स्टेटस वाले हैं ना, इन सब पर UPSC सवाल पूछ चुका है। अब नेशनल बर्ड पीकॉक के ऊपर नहीं पूछा उसने, तो पूछ लेगा मे भी फ्यूचर में कभी। सियांग एक रिवर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक लार्ज बराज बनाएंगे सियांग रिवर पर, ताकि चाइना की तरफ से कोई भी ऐसा एग्रेशन होगा ना तिब्बत रीजन के अंदर, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये आप देखो ऐसे, ये ब्रह्मपुत्रा का डैम प्रोजेक्ट है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ना वो ऐसे ऐसे आती है, तो दिस इज़ लाइक यारलुंग सांगपो बोलते हैं यहाँ पे इसको, ऐसे ऐसे आती है। तो ये एक जंगमू डैम है, इधर से आती है, ये इसको बोलते हैं ग्रेट बैंड। ये अगर आप देखोगे ना तो बहुत एक बैंड, मतलब नदी मुड़ जाती है ऐसे पूरी की पूरी, एक छोटे से पहाड़ का टीला सा है वहाँ से। अब ये फिर भारत में एंटर करती है। अब हो क्या रहा है ना, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग डिफरेंट जगह पर ना अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। गवर्नमेंट इज सेइंग एक लार्ज बैराज बना लेते हैं। अब ये रिवर मानसरोवर लेक से आ रही होती है, वहाँ पर जहाँ कैलाश पर्वत है। तो हो क्या रहा है ना कि चाइना ना यहाँ पर बहुत सारा एग्रीकल्चर इंक्रीज़ कर रहा है। चाइना यहाँ पे बहुत सारे डैम्स बना रहा है, रिजर्वेयर्स बना रहा है। तो फ्यूचर में चाइना का प्लान है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के पूरे पानी को कंट्रोल करना चाहता है। और अगर वो इस पूरे पानी पर जितने ज़्यादा रिजर्वेयर्स और डैम बनाएगा ना बियॉन्ड इंडिया, तो कल को कभी भी इंडिया को उसे अगर कंट्रोल करना होगा ना, तो वो एनी मोमेंट इस पानी को रोक करके इंडिया को कंट्रोल कर सकता है। ये प्रॉब्लम है। तो विल सी हाउ इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। बट ये सियांग रिवर का आपको इस तरीके से याद रखना होगा। ओमेगा ब्लॉकिंग। अभी ओमेगा ब्लॉकिंग क्या चीज़ होती है? सी एक स्टडी की गई थी
तो पता चला था कि जो मेडिटेरेनियन रीजन है ना, ये देखो, ये अपना ये मिडल ईस्ट वाला रीजन, ये कैसा सा मैप है, ये यूरोप है, मुझे मैप ही अच्छे से दिखना है। दिस इज़ दैट, ये यूएसए है, ये अलास्का है, ये अपना नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर, दिस इज़ अफ्रीकन रीजन एंड सॉरी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच में कॉल आ रहा है, हाँ सॉरी बाय मिस्टेक। अब ये ओमेगा देख रहे हो आप, एक शेप सा बन गया है। अब इस शेप में हो क्या रहा है, इस एरिया में लो प्रेशर हो गया, इस एरिया में हाई प्रेशर हो गया, फिर थोड़ा सा आगे जाकर के फिर लो प्रेशर हो गया, तो बस इस शेप को बोला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है ना, फ्लड्स वगैरह इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो मेडिटेरेनियन जो रीजन था ना, इस मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर यहाँ पर फ्लड्स जो थी ना, ये थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। बस इसी को जाना था आपको। दो लो प्रेशर के बीच में एक हाई प्रेशर बन जाता है। तो पाकिस्तान में भी 2011-19 में ऐसे ही इसी के कारण फ्लड वगैरह आई थी। किला हुआ वोल्केनो, ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये हवाई के अंदर है। और वोल्केनो क्या होता है आपको पता होगा, तो रिसेंटली इरप्ट हुआ था। अर्थक्वेक इन मोरक्को, अर्थक्वेक कैसे होता है पता होगा आप, इसमें क्यों ये ना रिसेंट के वो याद रखना, रिसेंट के इवेंट्स के नाम याद रखना, क्योंकि 2022 में आया था, 21 में आया था, क्वेश्चन आया था ऐसे रिसेंट के डिज़ास्टर वगैरह के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था। अब वो टेक्टोनिक प्लेट्स के पास कहाँ हुआ था, डोंट गो फॉर दिस वन, वो अर्थक्वेक आपको पूरा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। आरोग्य मैत्री क्यूब अंडर प्रोजेक्ट भीष्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, तो ये एक डिज़ास्टर फर्स्ट वर्ल्ड का पहला डिज़ास्टर हॉस्पिटल है, आरोग्य मैत्री क्यूब। इसमें क्या होता है ना कि ड्रोन वगैरह की हेल्प से भी आप, वो क्यूब होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, तो छोटे छोटे बॉक्स में ना बहुत हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले सारे आइटम उन्होंने पैक कर दिए छोटे छोटे। तो कहीं पर कोई डिज़ास्टर हो गया, मान लो कहीं फायर होगी, है ना, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे 72 क्यूब्स का वो बॉक्स से ना वो सारे के सारे उठा करके ना जल्दी से गाड़ी में डाल के पहुंचा देंगे, और उन बॉक्सेस को खोल करके आप छोटा सा एक हॉस्पिटल क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे। ये बॉक्सेस को अगर बहुत अर्जेंट हुआ, पहाड़ों में ले जाना हो, तो ड्रोन से भी ले जा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये मतलब 2-3 कंट्रीज़ हैं अपना, मतलब म्यांमार को भी दिया था एक, और श्रीलंका के लिए तैयार भी कर रहे हैं हम लोग। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, देखना इसके वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे। तो यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट का न्यूज़ इन शॉर्ट होता है ख़त्म। देखो कितने 27 टॉपिक थे। चलो ये वाली वीडियो तो छोटी है, पिछली वाली बड़ी लंबी थी। लेट अस स्टार्ट द 6th सेक्शन, दैट इज़ सोशल इश्यूज़। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। ठीक है, एक रिपोर्ट है जिसको रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर रिलीज़ किया था। देखो कोई ऐसी रिपोर्ट जो दो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ कर रही हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो मंथली मैगजीन में हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, इसमें एक्चुअल में हम बहुत सारा डेटा वो पढ़ रहे होते हैं जो किसी कमेटी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी अथॉरिटी की कुछ रिपोर्ट्स या रिकमेंडेशंस ही होती हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन दो ऑर्गेनाइजेशन से जो रिपोर्ट निकाली है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे कैसे काम कर रहे थे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स, कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ स्पेंडिंग, एम्पावरिंग हेल्थ स्पेंडिंग, सर्विस कवरेज इंडेक्स क्या चीज़ होती है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के कुछ डायमेंशंस, वो होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इस चीज़ में क्या चैलेंजेस आते हैं, फिर वे फॉरवर्ड भी। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। मुझे तो ये वर्ड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है। हम लोग चाह रहे होते हैं कि एवरीवन हैज़ एक्सेस टू एवरी काइंड ऑफ हेल्थ सर्विस, इट्स एज सिंपल एज इट इज़, है ना। और मेजरली जब आप हेल्थ कवरेज की बात करोगे तो हेल्थ जो है ना बहुत कॉस्टली चीज़ होती है आज के टाइम में, क्योंकि वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ डिजीज़ आर देयर, वी डू नॉट नो फ्यूचर में किस तरह की चीज़ें और भी आ सकती हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे आसपास वाले सब लोग अच्छे से उनका हेल्थ कवरेज हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल को इजीली एक्सेस कर पाएँ, एंड मेजरली उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ ना हो। तो उसमें प्रिवेंशन से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर फिर उसका रिहेबिलिटेशन भी हो और उसकी पैलिएटिव केयर भी होनी चाहिए। फ़ायदा क्या होने वाला है, कैसे काम कर सकते हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ये चीज़ तभी कर पाएंगे जब हम हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट हमारा सिर्फ कैपिटल के टर्म्स में नहीं होगा, इन्वेस्ट हमारा उसके अंदर R&D में भी बहुत होने वाला है। तो हमको स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा, हमको सोशल कैपिटल पे, हमको ह्यूमन कैपिटल पे भी काम करना पड़ेगा। और इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको स्किलफुल लोगों को लाने के लिए उनके लिए जॉब्स की डिमांड भी क्रिएट करनी पड़ेगी। वी नीड टू हैव पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड टू हैव द रिक्रूटमेंट स्पेस फॉर दीज पीपल।
तब जा करके ये चीज़ हमें हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा थर्ड है ना, दैट इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उस गोल को अचीव करने में भी मदद करेगा. सो थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कम्स इन टू पिक्चर. अब हुआ क्या है ना, इस रिपोर्ट की ना कुछ फाइंडिंग्स हैं. उस फाइंडिंग्स में ये सब चीज़ें मत पढ़ना, जस्ट रिमेंबर दिस. उन्होंने कहा कि एक प्रोपोर्शन था कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो वो कम हुए हैं. जितने भी पहले थे ना उससे 15% अब कम हो गए पिछले 20 साल में, विच इज़ गुड थिंग. वो कहना ये चाह रहा था कि पहले 100 लोग ऐसे थे जिनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही थी, अब 85% ऐसे लोग बचे जिनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिली है. बस एक तरीके से ऐसे कहना चाह रहा है वो. बाकी परसेंटेज जब रिवर्स में होती है तो थोड़ा सा डिफरेंट नंबर होता है, लेकिन आसान भाषा में शब्दों में मैंने आपको समझा दिया. पहले 100 लोगों को प्रॉब्लम थी, उनको कवरेज नहीं मिल पा रहा था, अभी 85 लोगों को कवरेज नहीं मिल पा रहा है. तो ये बेटरमेंट की चीज़ है ना. अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर. जब हम लोग की चैलेंजेस समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा टॉपिक कहना क्या चाह रहा है. हम लोग हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड बहुत कम करते हैं. 2022 के इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट थे ना वो थोड़े से मार्जिनली इंक्रीज़ हुए हैं. यानी कि 21 में हम लोग 1.6% कर रहे थे और 23 में हम लोगों ने उसको 2.1 कर दिया. बट अगर आप देखोगे ना, हमारे पास कुछ रिकमेंडेशंस आई थी कि वी नीड टू टेक इट इंक्रीज दिस अप टू 5.2% तक, ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को. बट हमने बहुत ही मार्जिनल थोड़ा सा बदलाव किया. तो ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम है. अब नीति आयोग ने बताया था कि 30% ऐसी हमारी पॉपुलेशन है जिसके पास किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है हेल्थ को लेकर के. इट कुड बी इंश्योरेंस ऑल्सो, इट कुड बी देयर सेविंग्स ऑल्सो, इट कुड बी देयर लाइफ स्टाइल्स ऑल्सो, मल्टीपल थिंग्स आर देयर. एक होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. तो भारत के अंदर ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है ना, ये 2019-20 में 47% था. अपनी जेब से उनको कितना खर्चा करना पड़ रहा होता है. कुछ चीज़ें इंश्योरेंस में कवर हो जाती हैं, मेजरली हेल्थ वाली चीज़ों में सभी आता है. बट कुछ क्या होता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है, मल्टीपल तरह की स्कीम्स होती हैं. तो वो कहना चाह रहा है कि 100 रुपये का अगर खर्चा हुआ था तो इंडिया में अभी भी ऐसा है कि उसमें से 47 रुपीज़ एक व्यक्ति को अपनी जेब से देने पड़ते हैं. बट वर्ल्ड में एक सिनेरियो ये भी बनता है कि जहाँ पर लोगों को अपनी जेब से 18 रुपये देने पड़ते हैं और बाकी का जो अमाउंट होता है जो 82 रुपीज़ का वो गवर्नमेंट बेयर कर लेती है, फिर कोई उनकी स्कीम या इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर लेती है. अब लोगों को ना प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा. हमारे पास क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है ना, बहुत दूरी तक जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स के लिए. 2023 की लैंसेट पब्लिकेशन की रिपोर्ट ने बताया था कि हमारे यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज की यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ठीक है, बहुत सारे स्टैंडर्ड के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका बेंचमार्क हम लोगों ने अभी तक प्रॉपराइज नहीं किया था. तमिलनाडु के अंदर 16% डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें सारी सर्विसेज हैं. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं असम, पंजाब, MP, मिज़ोरम, UP, यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ 1% तक है. तो मेडिकल मैन पावर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए. इन सब के लिए गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं. आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, याद आया किसी को 2022 के प्रीलिम्स में आया था ये. नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष था. अलग अलग टॉपिक, ये वैसे अपने आप में पूरे टॉपिक्स हैं, बट अभी हम जब इसके तरीके से समझ रहे हैं ना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो कि इनके नाम याद होने चाहिए आपको. आपसे कोई रैंडमली पूछ लेना कि भाई बताओ हेल्थ के सेक्शन में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए थे, यू नीड टू रिमेंबर 3-4 नेम्स जस्ट लाइक दिस. अब जरा ऊपर चलते हैं. ये 2-3 टर्म्स थे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे. अच्छा, ये एक स्केल भी था, सर्विस कवरेज इंडेक्स भी था. इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो डिक्लाइन हुई है. तो 63 थी, अब 64 चली गई है. तो ये 2 पॉइंट का था. इसमें बेसिकली रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड कैटेगरीज़ को लेकर के कितनी सर्विसेज दी जा रही हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ की कितनी सर्विसेज दी गई हैं देश भर में, NCDs की ना, उन सबको चेक किया रहता है. ये टर्म्स मुझे भी जब मैं देख रहा था बड़े इंटरेस्टिंग लगे, है ना. मे बी अगर आपको एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल लाइफ में कभी ना कभी इसी तरह की चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत मदद करती है. तो एक होता है कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ स्पेंडिंग. आपको याद होगा हम लोग रिसेंटली बात कर रहे थे ना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के बारे में. तो जब आप बात करते हो ना कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ स्पेंडिंग की, तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि जब भी हमारे हाउस होल्ड की, हमारे घर के अंदर हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर 10% से ज़्यादा ऊपर खर्च कर रहे होते हैं ना अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, तब हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ स्पेंडिंग. अब ये ना एक बहुत ही आइडियल कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बट इट्स लाइक क्लोज टू द परफेक्ट एक जो बैलेंस होना चाहिए ना हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट का, उसकी बात है. वो कहना चाह रहा है 100 रुपये तुम कमा रहे हो, 100 रुपये से अगर तुम 10% से ऊपर अगर अपने हेल्थ पे खर्च कर रहे हो तो ये कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ स्पेंडिंग में काउंट हो जाएगा.
एक होता है एम्पावरिशिंग हेल्थ स्पेंडिंग, ठीक है। जिसको एम्पावरिशिंग का मतलब पता होता है ना, उसके लिए कीवर्ड को ब्रेक, पूरी डेफिनेशन को ब्रेक करना ईजी हो जाता है। तो बेसिकली इसमें भी हम लोग एम्पावरिश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इट पुशेस द हाउस होल्ड्स बिलो अ प्री डिफाइंड पॉवर्टी लाइन और फर्दर इनटू पॉवर्टी इफ़ दे आर ऑलरेडी पुअर अकॉर्डिंग टू दैट पॉवर्टी लाइन। अगर आप खर्चा कर रहे हो, खर्चा करने के कारण आप में गरीबी आ गई, ऐसा बहुत बार होता है, हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं फैमिलीज़ के अंदर, लोग अपने किसी प्रियजन को ऐसे ही खोना नहीं चाहते, तो लोग अपने सारे इन्वेस्टमेंट, सारी सेविंग्स निकाल कर लगा रहते हैं, लोग लोन ले लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको फैमिली का कुछ मे बी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ जाए, है ना, मे बी कोई घर का कोई गाड़ी वगैरह बेचनी पड़ जाती है, सिचुएशन होती हैं जो आपको शायद मे बी किसी का बिजनेस को भी आपको पार्ट ऑफ बिजनेस आपको बेचना पड़ सकता है, यू नीड सम इक्विटी शेयर देना पड़ता है बिकॉज यू नीड इंस्टेंट अमाउंट, इंस्टेंट मनी। तो ये होता है, इट टेक्स यू बियॉन्ड अ लेवल ऑफ लाइन, पॉवर्टी की सिचुएशन आ सकती है। तो स्पेंडिंग पे डिपेंड करता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पे काम करती है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो ताकि लोगों को फाइनेंशियल बर्डन ना फेस करना पड़े। इट्स गुड थिंग। अब करें क्या? तो रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच होती है एक, उस पर काम करो। प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच में क्या होता है ना, मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता हूँ और आई थिंक हर मैगजीन में मैं इस बात बोलते आ रहा हूँ, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको याद भी होगा। यूपीएससी जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना आपके लिए, अगर हम सिर्फ एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो हेल्थ सेक्शन पे और एजुकेशन सेक्शन पे हर साल एक ना एक सवाल बन जाता है। हेल्थ में यूपीएससी फोकस करता है आपकी प्राइमरी हेल्थ के ऊपर, बिकॉज इफ़ वी हैव टैकल्ड द प्राइमरी हेल्थ प्रॉपरली ना, सेकेंडरी हेल्थ लेवल के इश्यूज़ के ऊपर जाने की प्रॉब्लम इतनी नहीं आती। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, यूपीएससी का इंक्लिनेशन सेकेंडरी एजुकेशन पर है। मैं कह रहा हूँ इंक्लिनेशन, उसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी प्राइमरी एजुकेशन को इग्नोर कर रहा है, बट उसका झुकाव सेकेंडरी की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्ट ने कहा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर पे काम करो, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या हो गया? प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर हो गया कि एक तो एक्सेसिबल फैसिलिटीज़, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट भी अवेलेबल हो जाए, फिर नियर बाय कोई हॉस्पिटल हो बेसिक, ठीक है, बेसिक लेवल के ऊपर आपको कम से कम कुछ ट्रेंड प्रोफेशनल्स मिलने चाहिए, मेडिकल वाले, फाइन। और अगर आप बात करो तो आपके पास एक थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, किस टाइप की आप मेडिसिन कंज्यूम कर सकते हो, क्या हमने अवेलेबल करा दिया? अगर हम ये अवेलेबल करा देते हैं ना, तो बहुत हद तक डिजीज़ वगैरह कंट्रोल हो जाती हैं। इन्फॉर्मेशन, है ना, प्रिकॉशन के लिए। असेंशियल सर्विसेज को बढ़ा दो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं, है ना, इंटरनेशनल हेल्थ IHR बोलते हैं इसको, तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस हैं, वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि इनको फॉलो करो, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को हमने बात की कि 2.1 थी, इससे बढ़ा करके 5.2 तक लेके जा सकते हैं। फिर पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर लेवल पे इश्यूज़ होते हैं, वी कैन वर्क ऑन देम। प्राइवेट सेक्टर को ला सकते हैं, सिविल सोसाइटी को, अब सेंटर और स्टेट को आपस में कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं, दोनों कोलैबोरेटिव तरीके से काम करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, तो बहुत ही डाइवर्स होती हैं, हम उन डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स को हैंडल कर पाएंगे, है ना। एंड पॉपुलेशन की जो डिमांड होती है ना, डिमांड के हिसाब से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वी कैन फुलफिल देम, अगर हम लोग इन सारे पाथ्स को, स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। 6.1.1 को भी कवर कर लेते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जब आप PYQ सॉल्व करेंगे। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने अगस्त मंथ में ये जो आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके बारे में भी पढ़ा था। तो रिसेंटली एक आरोग्य मंथन ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि इस भारत डिजिटल मिशन के ना 2 साल हो चुके हैं, एंड इट कम्स अंडर दिस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कुछ कैटेगरीज़ में अवार्ड दिए गए थे। हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर में बनाए गए थे। पब्लिक हॉस्पिटल्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर्नाटका, त्रिपुरा में हुआ। एक आभा स्कैन है, शेयर टोकन्स है, वो यूपी में थे हाईएस्ट। हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा के साथ ज्वाइन करने के मामले में आंध्र प्रदेश को अवार्ड मिला था। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अभी प्रीलिम्स में आया था रिसेंटली, तो ये मत सोचना कि आगे मेंस में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, मेंस में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। 2019 में नेशनल हेल्थ एजेंसी को हम लोगों ने बना दिया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। एंड बेसिकली भारत के अंदर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इस अथॉरिटी के पास है। तो डिजिटल हेल्थ सेक्टर में जो भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना होता है ना, उसके लिए ये वाली जो स्कीम है ना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये बड़ी कारगर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही आती है ये।
एंड जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, वी बी वर्किंग ऑन देम। तो इसमें ना एक आभा नंबर है, आभा नंबर होता है आयुष्मान भारत का हेल्थ अकाउंट नंबर। तो 14 डिजिट का नंबर होता है, तो हर एक पर्सन के हेल्थ रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐप है, उसमें आपके पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें अपलोड कर सकते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड के रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस। हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री है, उसमें आपको पूरी कंट्री के जगह जगह पर कहाँ कहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक प्राइवेट, वो सब आपको पता चल जाते हैं, क्लिनिक्स कहाँ है, लैब्स कहाँ हैं। प्रोफेशनल की लेबोरेटरी भी है, तो आप प्रोफेशनल्स वगैरह का एक डेटा आपको मिल जाता है मेडिसिन वगैरह के रिगार्डिंगली। अब इस स्कीम में सितंबर तक 45 करोड़ लोगों के अकाउंट क्रिएट किए गए हैं, है ना। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ है जिन्होंने अपने आप को इस पर रजिस्टर किया है। 2.25 लाख के आसपास प्रोफेशनल्स ने रजिस्टर किया है। 30 करोड़ हेल्थ के रिकॉर्ड्स में मेंटेन किए गए थे। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल सो फार। अब इस मिशन का फ़ायदा क्या होने वाला है कि लोगों को ना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो, डॉक्टर्स को भी अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी ले पाते हैं, और इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छे से आती है। लोगों को अपना ट्रीटमेंट में पता चल जाता है, मेरे को इतना खर्चा ही देना है ना। हॉस्पिटल्स में विजिट करने में लाइन में लगने में बहुत सारा टाइम लग रहा होता था। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि आपकी अकाउंट से आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक कर पाएंगे, इस व्यक्ति को 5 साल पहले ये बीमारी हुई थी, है ना। तो कभी कभी ना लोग भूल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते कि डॉक्टर पूछता है ना आपसे कि भाई आपको क्या कभी पास्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी। हम कभी बता पाते हैं, कभी नहीं बता पाते। बट जब सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा तो याद रखना ज़रूरी नहीं होगा, डॉक्टर आपका पास्ट रिकॉर्ड देख करके आपको अच्छे से कंसल्टेशन दे पाएंगे। इंश्योरेंस का क्लेम लेना बड़ा इजी हो जाएगा, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे। जो लोग पॉलिसी बनाते हैं हेल्थ को लेकर के, उनके पास अच्छा डेटा अवेलेबल होगा कि इतने पेशेंट्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसी डिजीज़ चल रही हैं। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डिजिटलाइज इन द फ्यूचर नाउ। रिसर्चर्स को समझ में आने लगेगा कि यार इस तरह के पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स पे इम्प्लीमेंट करते तो ये फ़ायदे निकलते हैं। तो डिजिटल में एनालिटिक्स का काम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को ना डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो सबको ऐप वगैरह यूज़ करना, डेटा रिकॉर्ड करना ईजी लग नहीं रहा अभी के लिए। और मेडिकल डेटा की इसको डिजिटाइज़ करना पड़ता है, तो उसमें पैसा भी लगता है, टाइम लगता है ना। कुछ स्टेट्स होते हैं आपस में डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करने में थोड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। हमारे पास प्रोफेशनल्स भी इतने अच्छे नहीं हैं सारे के सारे डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर सिंस सब कुछ इंटरनेट का है तो डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर सवाल उठाए जाते हैं। रिसेंटली एम्स जो था हमारा न्यू दिल्ली में, उसमें रैनसमवेयर अटैक भी हुआ था। लोगों को ऐप वगैरह के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, और हेल्थ अपने आप में हमारा जो 7th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें स्टेट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट्स वगैरह कोई डिसीजन लें तो एक बात होती है ना, बट व्हेन डिसीजन इज़ बीइंग टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो फेडरलिज्म का इशू आता है, सेंटर स्टेट इशू अराइज होता है। व्हाट वी कैन डू कि हम पेशेंट्स की जो डिटेल्स होती है ना उसको एनोनिमस बना सकते हैं, ताकि उसके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स थे वो पब्लिसाइज ना हो। सब पसंद नहीं करते ना अपनी हेल्थ के बारे में सबको लोगों को बताना। R&D बढ़ा सकते हैं, डेटा को सेंडाइज कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, है ना। और इस कॉन्सेप्ट को मेडिकल प्रोफेशनल्स के करिकुलम में ऐड कर सकते हैं। प्राइवेट जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको हम लोग इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल टॉपिक, नॉट वेरी टफ वन, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस। मेंस में आ सकता है भविष्य में, प्रीलिम्स में अगर एक बार आ गया ना। और ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, डेटा बता रहा है कि, और जो सिग्निफिकेंस है कि हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह आपके मेंटेन रहेंगे। तो आप लोग भी अपने अपने देखो कौन कौन एलिजिबल है, क्या कौन करवा सकता है, किसने करवा लिया, किसने नहीं करवाया। ओके, नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 6.2 जिसमें हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आता है जेंडर स्नैपशॉट 2023 का। इसको UN वुमेन और UN का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स है, दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भी हमारे जेंडर स्पेसिफिक है उन पर क्या कुछ अपडेट हुआ है। तो वैसे तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सारे ही याद होने चाहिए। देयर आर 17 गोल्स एंड देयर आर मैनी निमोनिक्स टू रिमेंबर देम, बट व्हेन इट कम्स टू द डेटा ना कि किस गोल में कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो रादर देन स्टडिंग दिस वन, आप लोग नीति आयोग की वेबसाइट जो है ना वहाँ पर इसका अपडेट रहता है, आप वो पढ़ लीजिएगा। वो इंडिया स्पेसिफिक ज़्यादा है, तो इस टॉपिक में ना ग्लोबल स्पेसिफिक बताने से अच्छा रहेगा कि इंडिया स्पेसिफिक आप पढ़ लो। बट एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि UN के स्पेसिफिक डेटा है। तो पहला गोल है नो पॉवर्टी को लेकर। उन्होंने कहा कि अभी भी 340 मिलियन विमेन ऐसी और लड़कियां ऐसी हैं जो 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाली हैं। ज़ीरो हंगर का हमारा सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसमें कहा था कि 4 में से 1 महिला और एक या फिर कोई लड़की होती है जिसको सीवियर फूड इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ेगी 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4th हमारा क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है।
ओनली 60% गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपनी अपर सेकेंडरी लेवल की स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है और 57% बॉयज़ के मुकाबले। देखो ये मतलब ये याद रहेगा नहीं आपको, मुझे पता है, तो मैंने आपको इंडिया स्पेसिफिक बताया, वो याद करना पड़ेगा, वो मेंस के नोट्स में आपको ऐड करना पड़ेगा। बट जस्ट इन हैव एन आइडिया कि ऐसी एक रिपोर्ट आती है। चैलेंजेस क्या होते हैं? वायलेंस होता है ना, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं, एजुकेशन गैप है, सिंपल जनरल। विमेंस बेसिक इनकम, तो तमिलनाडु की एक स्कीम आई है रिसेंटली, तो जहाँ पर विमेन बेसिक इनकम स्कीम पे बात करेंगे, तो जो भी महिला इसमें एलिजिबल होगी उसको महीने में 1000 रुपये मिलेंगे। कर्नाटका, MP और पंजाब में भी ऐसी महिलाओं के लिए स्कीम चलती हैं। तो जिनके पास किसी पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लैंड है, अगर उससे कम ज़मीन होगी वो, और उनकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। 2016-17 का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था उसमें हम लोगों ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात की थी कि इसके कारण महिलाओं के घर गृहस्थी के जीवन पर काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो कुछ लोगों ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फेवर में बात की है, कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट में बात की है। तो उन्होंने कहा था कि फेवर ये है कि अगर हम सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दें, मतलब हर व्यक्ति के लिए एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर दें कि इसको, अगर वो जॉब कर रहा है तो बात अलग है, नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट उसको महीने का इतना मेहनताना देगी बिना कुछ काम किए। तो इसमें बेसिकली हम लोग एक तरीके से उनको एक एजेंट और सिटीजन्स की तरह मानेंगे जो वेलफेयर स्पेंडिंग की तरफ काम करेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि उन लोगों को पैसा दिया है तो वो खुद के और अपने आसपास के वेलफेयर को लेकर ही काम करेंगे। फिर इसमें ये होगा कि पुअर कोई बचेगा ही नहीं, गरीबी वाला, कि भाई क्योंकि सबको हम पैसा दे ही रहे हैं, तो फिर एक बेंचमार्क हम लोगों ने सेट कर दिया कि इसके नीचे पैसा नहीं देंगे, तो हर व्यक्ति तक इतना पैसा जा ही रहा है। और लोगों को अपनी हेल्थ के लिए, है ना, और इनकम के लिए, बाकी फूड के लिए और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कुछ एक अमाउंट मिल जाता है। वी कैन ऑल्सो एनकरेज ग्रेटर यूजेज ऑफ द बैंक अकाउंट्स, और ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ें करेंगे तो अगेन वो जैसे आधार का आया था, है ना, गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम से सब में DBT कर दिया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो सीधा अकाउंट में जाता था। तो उसमें अगर ऐसी कोई स्कीम आएगी सबके बैंक अकाउंट में जाएगा तो सब लोग अपना बैंक अकाउंट बनवाएंगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। बट कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, उन्होंने कहा कि लोग थोड़े लेज़ी हो जाएंगे। अब देखो ये लेज़ी वाला जो एग्जाम्पल है ना, अफ़गानिस्तान को देखो, जब ये 9/11 हुआ था उसके बाद से यूरोप की साइड से मतलब NATO आ गया था, ठीक है, और NATO ही था मेजरली तो वैसे, और बाकी US की अपनी अलग से मिलिट्री भी थी, वो सब के सब अफ़गानिस्तान में आ गए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम कंट्रोल करेंगे, हम संभालेंगे, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कुछ पैचअप किया था। बट व्हाट हैपेंड ना, अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ यही हुआ था, उनको पता था ना कि उनको पैसा भी मिल रहा होता था वहाँ से और मिलिट्री मिल रही है तालिबान से लड़ने के लिए, तो खुद लेज़ी हो गए थे। हुआ ये कि 20 साल बाद तालिबान ने दोबारा से ओवरटेक कर लिया। द मोमेंट US मिलिट्री ने छोड़ा वहाँ से, तालिबान वालों ने ओवरटेक कर लिया और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, है ना। फिर हो सकता है कि मेन जो पुरुष हैं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएं, वो जो पैसा आएगा घर में वो उसको अपने लिए इस्तेमाल करें, एंड मे बी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं क्योंकि कुछ फिक्स अमाउंट जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, एक्सचेकर पे काफ़ी बर्डन आएगा। नेक्स्ट ये है मालवीय मिशन है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो हमारी जो पहले की स्कीम्स हैं उन सबको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया जाएगा। और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर थे अब उनका रीनेम करके मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा। देखो मदन मोहन मालवीय जी वही हैं जिन्होंने BHU की शुरुआत की थी और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रह चुके हैं हमारे इंडिया की हिस्ट्री में, और पूरा फ्रीडम मूवमेंट में हम लोग को इनका नाम अक्सर सुनने को मिलता है। आप लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते भी हो, मदन मोहन मालवीय। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, दीक्षा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये NCERT का ही एक इनिशिएटिव था। तो नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न जो आता है ना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उन्होंने कहा था कि वो जो पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग को दीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ ऐड कर लेंगे। अब देखो पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग मतलब आपके हिसाब से पर्सनलाइज कर देंगे लर्निंग को, है ना, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाएगा। बाकी दीक्षा स्कीम है, उसमें स्कूल एजुकेशन का कंटेंट मिलता है, सब चीज़ों का PDF वगैरह वीडियोज़ वगैरह मिलती है। अब NCERT को एक स्टेटस दिया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। और एक और न्यूज़ भी आई है NCERT की आज ही कि NCERT अब बुक्स वगैरह में इंडिया जहाँ पर भी होगा उसको रिप्लेस करके भारत करेगा। तो देखते हैं उस पर आगे क्या आता है कंक्लूजन। अब जब डीम टू यूनिवर्सिटी किसी को हम बोल देते हैं तो ये जो स्टेटस होता है ना, ये इस तरह के स्टेटस UGC वगैरह के द्वारा दिए जाते हैं। बेसिकली यू आर डीम्ड टू बी, अब आप बनने के रास्ते पर हो, बनने के कगार पर हो।
तो आपके पास जब आप यूनिवर्सिटी होते हो तो आप अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स, कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह ले सकते हो, एग्ज़ाम अपने हिसाब से करवा सकते हो, ऑल दीज थिंग्स हैपन, है ना। और अब NCERT क्या कर पाएगा, आप खुद के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रीज़ वगैरह भी दे पाएगा। NMC गेट्स WFMA रिकॉग्निशन फॉर 10 ईयर्स। नेशनल मेडिकल कमीशन आया था 2019 के अंदर इस एक्ट के तहत, तो एक रेगुलेटरी बॉडी है मेडिकल एजुकेशन को लेकर। तो अब उसमें अपडेट ये है कि अब भारत के अंदर 706 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो सबको ये WFME होता है ना, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, इसका रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो कोई स्टूडेंट इंडिया से बाहर पढ़ने जाएगा तो उसको अगर ये वाली उनकी इंस्टीट्यूशन का देखना पड़ता है ना, इसलिए इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं, NAC रेटिंग देखते हैं उसकी, है ना, और एक और होता है ना AI समथिंग करके होता है, वो वाली चीज़ देखते हैं। तो ऐसे ही मेडिकल प्रोफेशन का होता है ये। जो नए मेडिकल कॉलेजेस होंगे वो अगले 10 साल में ऑटोमेटिकली उनको एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। डोंट स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। आयुष्मान भाव कैंपेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ग्राम पंचायत के द्वारा था, इसमें 3 कंपोनेंट होने वाले हैं हेल्थ कवरेज के लिए, जो हम लोगों ने ऊपर टॉपिक कवर किया था ना अभी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। तो आयुष्मान आपके द्वार है ना, इसमें आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। आयुष्मान मेला है, इसमें हेल्थ IDs वगैरह होंगी, और आयुष्मान सभा है, तो लोगों को जागरूक किया जाएगा स्कीम्स के बारे में। तो ये था हमारा सारा का सारा सोशल इश्यूज़ का पूरा सेक्शन। नाउ वी हैव दिस लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे, स्कीम्स इन न्यूज़ में आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना। तो रिसेंटली ये आत्मनिर्भर भारत की रोज़गार योजना ने अपना जो टारगेट था इनिशियल वाला वो सरपास कर लिया था। अब आप लोगों ने EPFO के बारे में सुना होगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने क्या किया था कि ये रोज़गार योजना चलाई थी, ये 2020 में आई थी, फिर इसको एक्सटेंड किया गया था, तो मतलब 2021 तक थी ये, और फिर इसको एक्सटेंड करके 2022 तक थोड़ा सा बढ़ाया भी गया था। अब ये क्या कर रहे थे ना कि कोविड के टाइम में ना बहुत सारे लोगों की नौकरियां वगैरह चली गई थी, है ना, और फिर लोगों को क्या होता है कि उनको ना सैलरी मिलती है, वेज मिलता है, बट उसके अलावा ना उनको सोशल सिक्योरिटी ही नहीं मिलती। सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स होते हैं ना भाई, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो गया उस टाइप की चीज़ें। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी कि कुछ करते हैं यार। अब उसमें होगा क्या ना, क्या मिलता है ना, कुछ ऐसी कंपनीज़ वगैरह होती हैं ना जिसमें 1000 तक लोग होते हैं, तो उसमें एक्चुअली जो ये प्रोविडेंट फंड होता है उसमें क्या होता है, मान लो आप एक एम्प्लॉई हो, ठीक है, आपकी एक सैलरी होती है, फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग 100 रुपीज़, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि 12 रुपये आप दे दो, 12 रुपये आपकी कंपनी दे देगी, तो ये 24 रुपये आपके सेव होते रहेंगे, ठीक है। ये 100 रुपये लिए वो आपकी सैलरी, यू आर एन एम्प्लॉई, यू हैव अ सैलरी दैट इज़ ऑफ 100 रुपीज़। तो गवर्नमेंट ने कहा आपका प्रोविडेंट फंड बनाते हैं, 12 रुपये आप दे दो, ठीक है, 12% आपका 100 रुपये का 12% बनेगा, 12 रुपये आपकी कंपनी दे देगी, टोटल बन गया 24 रुपये। ये सेव होता रहेगा, ये इकट्ठा होता रहेगा एक फ़ंड के अंदर, फिर बाद में ही मिल जाता है, और उससे आपको बाकी बेनिफिट भी दिए जाते हैं, उस पर फिर वो इंटरेस्ट वगैरह चलता रहता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट थी ना जहाँ पर 1000 एम्प्लॉयज़ थे, अब गवर्नमेंट बोले कि हम दे देंगे उसका 12% एम्प्लॉय वाला और एम्प्लॉयर वाला दोनों वाला, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट है ना जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग हैं, तो गवर्नमेंट उसके एम्प्लॉय वाला 12% दे देगी, बाकी इस्टेब्लिशमेंट खुद देगी। तो ये चीज़ें थी, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सैलरी 15,000 से कम होती है ना, और वो पहले किसी ऐसी EPFO ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर रहा होता, वो इसके लिए एलिजिबल था। कोई ऐसा मेंबर जिसकी मंथली वेज लेस देन 15,000 होती है, पहले कोविड पैंडमिक के कारण उसका कोई एग्जिट होता है, किसी नौकरी वगैरह से निकाला गया हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन परिधान रोज़गार, है ना, उन सब के अंडर होगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये स्कीम्स का होता है कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्कीम A से भी बेनिफिट उठा रहे हो और आप स्कीम B से भी बेनिफिट उठा रहे हो, और दोनों के दोनों अगर आपको सैलरी की होती हैं तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों का ध्यान रखती है कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए कि आप दो स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हो। तो ये स्कीम थी, बस छोटा सा टॉपिक था। ये वाली वीडियो हमारी यहाँ ख़त्म होती है। मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं वीडियो में, उनके आप जवाब दे दिया करो। द मोमेंट आई आस्क, अगर आपको याद होता है तो उसी टाइम कमेंट किया करो, याद नहीं होता तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करके पहले गूगल पे सर्च करो। देखो वो जो प्रोसेस होता है ना, पहले दिमाग को ये थॉट देना कि अब मुझे सर्च करना है, फिर उसको गूगल पे जाना, ब्राउज़र खोलना, टाइप करना, उसको रीड करना, फिगर आउट करना कि आंसर क्या है उसमें से। गूगल भी हर बार स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं देता, आपको फिगर आउट करना पड़ता है। कमिंग बैक, क्वेश्चन का ध्यान रखना, टाइप करना, है ना, इट डेफिनेटली पुट्स मोर प्रेशर। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स पे ना करंट जाता है, वो चीज़ें याद रह जाती हैं। और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी जो मैं पूछ लेता हूँ ना, ये बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, टाटा बाय बाय। 3 वीडियोज़ हो चुकी हैं, अब एक वीडियो बची है लास्ट वाली, उसमें हम लोग अपना साइंस एंड टेक और कल्चर वाला सेक्शन कवर करके ये वीडियो हमारी एक
बस कल ही आ जाएगी लास्ट 4th वीडियो भी, और द मोमेंट वो वीडियो आएगी PDF भी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।